हाँ जी। हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है आप लोगों के? कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब बहुत बढ़िया होंगे। एक बार फिर से मैं आप सब लोगों का वेलकम करता हूं लक्ष्य जेई 2026 बैच। केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और आज इसका लेक्चर नंबर 11 करने वाले हैं। आप सब लोग कैसे हैं फटाफट से बता दीजिए जरा। वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार आप सब लोगों को। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्कार नमस्कार। क्या हालचाल है सब लोगों के? यस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। हाँ जी, मस्त हो, सब बढ़िया हो, एकदम जोरदार। तो और पढ़ाई वढ़ाई चल रही है आपकी? बढ़िया। आज तो पहले पहली क्लास है अपनी एकदम, तो फर्स्ट क्लास है, तो आज तो एकदम तुम होंगे माहौल में एकदम गजब वाले हैं, नहीं? यस। बहुत नींद आ रही है? काहे की नींद भाई? अभी तो पहली क्लास स्टार्ट हुई है भाई। लास्ट में 7, 7:30, 8 बजे तो समझ में भी आता है कि नींद आ रही है। अब भी क्लास स्टार्ट करी है और फिर भी तुम्हें नींद आ रही है भाई, ये गलत बात है यार। हाँ, ये बहुत ही गलत बात है। यस, बहुत गलत बात है। नहीं, रिवाइज करके आए हो लास्ट क्लास में जो पढ़ाया आप लोगों को? लास्ट क्लास में हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ सीएफटी पढ़ रहे थे और एप्लीकेशंस में हम लोगों ने स्टेबिलिटी की बात करी थी, है ना? और स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस पे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी करवा चुका था, है ना? अच्छा, सो के उठे? ओहो, लो फीलिंग हो रहा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो क्या किया जाए आपके लिए? हाई फीलिंग कैसे करवाया जाए भाई? है है चलो अभी थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे, थोड़ी पढ़ाई करेंगे ना, तो एकदम आपकी फीलिंग हाई हो जाएगी, है ना? नहीं करें? स्टार्ट करें हम लोग। रिवाइज नहीं करके आए हो क्यों भाई? अच्छा, डेट शीट आ गई एग्जाम की? ओ हो, बताओ अब क्या होगा? डेट शीट आ गई है तो बेटा, डेट शीट आ गई तो अच्छी बात है ना। मतलब उसके लिए पहले से प्रिपेयर करके रहोगे, है ना? किस तरीके से पढ़ना है, क्या करना है। हाँ, अच्छा, भोजपुरी सॉन्ग चला देंगे इधर, तब एनर्जी आ जाएगी। वाह बेटा वाह, मतलब डिमांड तो तुम्हारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है ना। चाय पिला दे, हाँ चाय भिजवा देंगे, चलो ये काम कर देते हैं। हम्म चलो, हाँ करें, स्टार्ट करें अगर तुम लोग कहो तो। हाँ भाई, हेयर कट करवा लिया यार, काफी दिनों से ऐसे जंगली बन के घूम रहे थे, थोड़ा मतलब ठीक करवा लिया हुलिया। टाइम मिला कल, मतलब ज्यादा क्लास नहीं थी तो, वरना तो ऐसा होता था कि मैं क्लास जब तक आता था शॉप्स खुलती नहीं थी, जब तक मैं घर पहुंचता था शॉप्स बंद हो जाती थी तब तक। हम्म तो ऐसा था सिस्टम। एक मिनट रुकना जरा यार, कोई कॉल आ रहा है ना? एक मिनट रुकना बस आप। हाँ जी, तो देखो, एक बार फटाफट से सारे लोग थम्स अप कर दो कि सर सेशन को कर दिया जाए स्टार्ट, है ना? आज हम लोग क्या क्या करने वाले हैं? हम लोग आज ना सबसे पहले कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस के बारे में पढ़ेंगे। ये भी एक तरह का, ऐसे मान लीजिए, एप्लीकेशन ही है सीएफटी का। फिर एक जॉन टॉलर डिस्टॉर्शन है, जेटीडी जिसको शॉर्ट में बोला जाता है, ये मैं आपको पढ़ा दूंगा। हालांकि ये फैंसी सा टॉपिक है, इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं, लेकिन एक बार कई क्वेश्चन आया था, नीट में भी इस पे क्वेश्चन आ गया, तो ऐसा था कि एक बार के लिए इसको देख लेते हैं ना। और सबसे लास्ट में फिर हम लोग सिनर्जिक बॉन्डिंग के बारे में बात करेंगे, है ना? ये अपने आज के टॉपिक रहने वाले हैं। लेकिन ये सब कुछ करने से पहले मैं चाह रहा हूं कि तुम्हें कुछ क्वेश्चंस करवा दिए जाए कि ये जो टॉपिक्स हैं इनके ऊपर जेई किस तरह के क्वेश्चंस पूछता है ना? इन टॉपिक्स पे जेई जो है वो किस तरीके के क्वेश्चंस पूछता है। तो मैं आपके सामने सबसे पहले एक जेई का क्वेश्चन, और मैं ये सिर्फ एडवांस वाले क्वेश्चन लेके आया हूं, है ना? तो ये कुछ हम लोग एडवांस के क्वेश्चन करेंगे। ये इसलिए लेके आया हूं क्योंकि अगर आपने ये क्वेश्चन एडवांस वाले कर लिए तो भैया फिर तुम्हें लगेगा कि हाँ एडवांस के कर लिए तो भैया मेंस तो हम लोग, है ना, रात को 3 बजे भी निपटा देंगे। नहीं, तो ये एडवांस के कुछ क्वेश्चन लेके आया हूं। देखिए आपके सामने मतलब ये एक तरफ कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है और दूसरी तरफ आपके सामने कंपाउंड्स लिखे हुए हैं। आपसे पूछा है कि बताइए कौन सा कंपाउंड जो है किस कॉन्फ़िगरेशन के साथ रिलेट कर रहा है ना? कौन सा कंपाउंड किस कॉन्फ़िगरेशन के साथ रिलेट कर रहा है, ये हमसे क्वेश्चन पूछे गए। तो थोड़ा सा ना, मतलब
इंटेलिजेंटली काम करने की आपको जरूरत पड़ती है ना, इंटेलिजेंटली थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। सबसे पहले किसी एक को पकड़ लो, है ना, ये मेरे हिसाब से आप लोग कर सकते हो सारे लोग, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यस, हो जाएगा क्या? इसे लिखें कैसे अब यार, वो मैं कैसे बताऊं इसको कैसे लिखें? या तो लिख दो जेईई एडवांस 2023 का क्वेश्चन है ना, बताओ। इस तरह के क्वेश्चंस, सबसे पहले तो तुम मुझे एक बात बताओ कि इस तरह के क्वेश्चंस हमने किए कि नहीं किए, बताओ जरा। मतलब इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं ये हम लोगों ने किए हैं कि नहीं किए, सबसे पहले तो ये बताओ। किए है ना? और इस तरह के क्वेश्चंस आप लोग कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, सबसे पहले तो ये बात करते हैं हम लोग। होमवर्क, अब सारे क्वेश्चन होमवर्क, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है मुन्ना। ये जेईई एडवांस जैसे 2023 का था, ये 2022 का है, ये 2018 का है, कोई 21 का होगा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। यस, या तो एक काम कर लो कि ये मैं तुम्हें होमवर्क में दे दूं, है ना, और अगर ये होमवर्क में तुम खुद करो और कल वाली क्लास में तुम पूछो कि सर ये वाला क्वेश्चन करवा दो, तो वो वाला क्वेश्चन करवा दूंगा मैं, ऐसे कर लेते हैं, क्या बोलते हो? लेकिन देखो, मैं आपको ये क्वेश्चंस लाने के पीछे मेरा मोटिव भी यही है कि जब आप जैसे 2023 का, यार मैं इसको लेटेस्ट ही बोलूंगा, है ना, इस तरह के क्वेश्चन 24-25 में भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए होंगे, है ना, और जरूरी नहीं कि इसी वाले टॉपिक पे क्वेश्चन आया। लेकिन आप देखो, ऐसे तो हमने कितने एग्जांपल किए हैं, है ना, T2G का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ईजी का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, और आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों मैं हर बार अलग अलग D1, D2, D3, D4, D5 से लेके D10 तक वीक फील्ड लिगेंड के लिए अलग, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए अलग मैं क्यों करवाता था। एक्चुअली वो करवाया इसीलिए जाता था, मेंस के क्वेश्चंस तो तुम कभी भी निपटा दोगे, ये एडवांस के जो क्वेश्चंस हैं उनमें भी ये इसी तरह का कॉन्फ़िगरेशन है जो आपसे पूछा जाता है ना। तो एक बार के लिए इसको आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, मैं इनके आंसर मेंशन कर दूंगा जिससे आप अपना आंसर भी चेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास में जो अपनी कल वाली क्लास होगी उसमें एक बार के लिए पूछ लेना कि सर ये वाला क्वेश्चन कैसे करना है, इसमें ये वाला हमसे नहीं हुआ। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, देखो ये 2022 का क्वेश्चन है ना, ये 2022 का क्वेश्चन है, इसमें भी सेम यही चीज है। आपसे ये पूछा है कि भाई ये आपके सामने कॉन्फ़िगरेशंस लिखे हुए, कुछ कंपाउंड्स लिखे हुए कि बताइए T2G में 4 इलेक्ट्रॉन है, इनका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट 4.9 है, ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है और D4 है। मतलब आपको बस एक दूसरे से रिलेट करना है कि कहां पर जाके हमारे आंसर मैच हो जाएंगे। यस, मेरी बात समझ में आ रही? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इसको भी एक बार के लिए आप लोग करिएगा, है ना। ये क्वेश्चंस हैं जो मैं दे रहा हूं, आप लोग कहोगे तो मैं अगली क्लास में भले डिस्कस कर लूंगा, सारे डिस्कस कर लूंगा अगर तुम लोग कहोगे तो, है ना। अगर तुम्हें लगेगा कि नहीं सर सारे करवा दो डिस्कस, तो मैं करवा दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं एक बार के लिए आप लोग ट्राई करो। देखो ये जो एग्जांपल्स दिखे हुए, मुझे लगता है कि इसमें से मैक्सिमम तुम लोगों ने क्लास में कर लिए। देखो NiCO4 2- ये अपनी क्लास का क्वेश्चन होगा, NiCO4 हमने कर लिया, Cr NH3 6 3+, ये इसका एग्जाम्पल करवाया हुआ है, FeF6 4- ये अपना एग्जाम्पल किया हुआ है, हाइब्रिडाइजेशन पूछा है, बताओ। ये तो ऐसे क्वेश्चंस करवाए हुए हैं जिसमें आपको कुछ भी करना ही नहीं है। इस क्वेश्चन को जो मैंने आपको डायरेक्ट ट्रिक बता रखी थी, D1 D2 D3, वो वाले ट्रिक की D2 sp3 होगा, लास्ट में sp3 D2 होगा, बीच में अगर आता है तो वीक फील्ड लिगेंड के लिए तो ये तो मतलब ये इस तरह के क्वेश्चंस भी आप लोग बड़े आराम से इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लोगे, है ना। तो इसको भी एक बार के लिए आप लोग देखिएगा, ये भी आपका होमवर्क है, करने की ट्राई कीजिएगा। ये 2021 का क्वेश्चन है, देखो जेईई एडवांस का, इसको देखो जरा एक बार, इसको चेक करो। ठीक है, ये भी हो जाएगा क्या? ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा है? मैग्नेटिक मोमेंट पूछा है, बताओ। ये 2001 जेईई एडवांस का क्वेश्चन है ना। मैग्नेटिक मोमेंट पूछा, मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालना और क्वेश्चन खत्म हो जाएगा सर। और देखो 2016 में क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए इनमें से पैरामैग्नेटिक कौन से हैं। यस, इनमें से पैरामैग्नेटिक कौन से? पैरामैग्नेटिक मतलब जिसके पास एटलीस्ट 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। देखो जरा, ये बेटा आपको दे रखा है पेरोक्साइड और ये दे रखा है सुपर ऑक्साइड, है ना। और ये वाले एग्जाम्पल अपनी क्लास में किए हुए हैं, सारे के सारे, लगभग हर एग्जाम्पल अपनी कॉपी में किया हुआ है ना। तो ये भी हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात बताऊं क्या? सबसे बड़ी बात ये है कि जो ये क्वेश्चंस पूछे गए ना, इनमें जो एक्सेप्शन वाला पार्ट था उस पर क्वेश्चन नहीं है। तो
तो मतलब वो एक्सेप्शन चलो ठीक है हमने लिख लिए थे कि क्या पता अगर क्वेश्चन पूछना हो तो वो पूछ ले, लेकिन एक्सेप्शन जो थे उन पे क्वेश्चन जे एडवांस ने नहीं पूछे, या फिर कहीं पर कोई एक आधा एग्जांपल पूछा तो पूछा, वरना नहीं पूछा। मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं वो विदाउट एक्सेप्शन वाले थे, जो नॉर्मली हम लोग जिस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं उस तरीके से अगर आप लोग करके आओगे क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। इसमें भी सेम वही क्वेश्चन है जे एडवांस 2013, है ना। इसमें भी इसने यही पूछा है कि बताइए इनके पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, और जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है उसके अकॉर्डिंग आप इनको एक ऑर्डर में अरेंज कीजिए। तो मेरे हिसाब से ये भी आप लोग कर लोगे, एक बार के लिए इसको भी आप लोग ट्राई करिएगा। जे एडवांस 2021 का एक और क्वेश्चन है, देखिए कहता है इसमें से बताओ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कौन शो करता है। बेटा 2021 जे एडवांस, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का मतलब क्या हो गया सर, इसका मतलब है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। आपने एक चीज और नोटिस करी होगी, ये ऐसा चैप्टर है जो एडवांस में भी एक से ज्यादा क्वेश्चन दे रहा है। देखो 2021 में ये भी क्वेश्चन पूछा, 2021 से इससे पहले वाला भी क्वेश्चन है। तो भाई साहब अगर एक ही एडवांस में अगर किसी चैप्टर से एक से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, इसका मतलब वो अलग चीज है ना। वो जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसको हमें मतलब वो करने की जरूरत है। आंसर क्यों नहीं, तो आंसर तुम देखना मत ना, पहले अपना सॉल्व करना, सॉल्व करने के बाद आंसर देखना ना। दिक्कत क्या है तुम्हें आंसर में, अगर आंसर नहीं दूंगा तुम्हें पता कैसे लगेगा कि इसका आंसर सही किया कि गलत किया। उससे तुम लोग कुछ भी कर लोगे उसका तो। बताओ तो सही है भाई, अरे आपको पता कैसे लगेगा कि आपने सही किया है कि नहीं किया है, गलत किया है कि सही किया। आंसर नहीं दूंगा तो कैसे पता लगेगा। एक और देखो, ये जे एडवांस 2020 का क्वेश्चन है, ये वाला भी देख लो। ये वन और मोर ऑप्शंस करेक्ट है बेटा, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, है ना। आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है कि बताइए इसमें से कौन कौन सी चीज सही है। इसमें एक चीज ये इसने लिखी है, टू ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, है ना। हमने अभी ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं पढ़े, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, तब तक ये हो जाएगा। बाकी के जो तीन आप वो है ऑप्शंस, वो आप लोग चेक कर सकते हो ना। आप चाहो तो इसको हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा गूगल से चेक कर लोगे लेकिन, अच्छा गूगल से चेक कर लोगे लेकिन यहां पर नहीं देखोगे। वाह बेटा वाह, वाह बेटा वाह, ये क्या बात हुई मतलब। हाँ अरे तो आंसर बताना काय को है। ये वाला क्वेश्चन आया तुम्हारे सामने, इस क्वेश्चन की आंसर वाली स्लाइड देखो मत, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद फिर उसके बाद आप चेक कर लो कि ये वाला आंसर सही है कि नहीं है। बताओ दिक्कत क्या है। मैं तो ये नहीं समझ पा रहा हूं, क्या पागल वागल हो गए हो क्या तुम लोग हैं भाई। तो कह रहा दिख जाता है, दिखा से कैसे जाता है, अगर नहीं देखने की कोशिश करोगे तो भैया कैसे दिख जाएगा, ऐसे जबरदस्ती थोड़ी दिख जाएगा यार, है बेटा जी। आओ देखो चलो, आइए आइए आइए, हम लोग फिर अगर ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क में दे दिए हैं तो आ, तो हम लोग अब अपना टॉपिक पढ़ लेते हैं आज का। और जो सबसे पहला टॉपिक आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, है ना। और कलर जो है वो सीएफटी से ही आप लोग कलर वगैरह के बारे में भी बता सकते हो, है ना। हाँ सीएफटी से ही हम लोग कलर वगैरह के बारे में बता सकते हैं, ठीक है। यस चलो बहुत बढ़िया, करते हैं फिर हम लोग स्टार्ट, है ना। कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। देखो कोई भी जो सब्सटेंस है उसका कलर दिखता कैसे है ना, कैसे दिखता आपको कोई भी सब्सटेंस का कलर, है ना। अब ठीक है बेटा, आप सबका ध्यान स्क्रीन की तरफ होना चाहिए। अब सारे लोग स्क्रीन की तरफ देखेंगे। किसी भी सब्सटेंस का जो कलर दिखने का जो मैकेनिज्म है वो क्या है, वो मैं आपको बताता हूं, है ना। आइए, जैसे मान लो आपके पास एक कॉम्प्लेक्स है, आपको पता लगाना है कि उसका कलर क्या है। तो आप लोग क्या करोगे, उस कॉम्प्लेक्स का एक्वस सॉल्यूशन लोगे सबसे पहले तो, है ना। क्या लेना है, उस कॉम्प्लेक्स का एक्वस सॉल्यूशन लेना है, ठीक है। और आपने वो जो सॉल्यूशन है लेट से यहां पर भर दिया, है ना। यहां पर आपने वो जो कंपाउंड था उसका सॉल्यूशन भर दिया, एक बार के लिए देखो। और यहां से आपकी व्हाइट लाइट आ रही है ना। यहां से कौन आ रही है, आपकी व्हाइट लाइट आ रही है, ठीक है। मेरे हिसाब से ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि व्हाइट लाइट का मतलब है कि इसमें VIBGYOR इतने सारे कलर्स होंगे, यस। और लेफ्ट टू राइट जाने पर इन कलर का जो लेमडा है सर वो इंक्रीज कर रहा है, मतलब वॉलेट कलर का लेमडा सबसे कम है और रेड कलर का लेमडा सबसे ज्यादा है ना। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बहुत बढ़िया। तो ये व्हाइट लाइट थी, इस सॉल्यूशन के थ्रू पास होगी। व्हाइट लाइट क्यों है, अगर ये सारे कलर उस लाइट में प्रेजेंट है, VIBGYOR, अगर ये सारे कलर उस लाइट में प्रेजेंट है तो वो जो लाइट होगी वो व्हाइट होगी। अब तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसमें से किसी भी एक कलर को बाहर निकाल दूं, जैसे मान लो मैं ब्लू कलर यहां से बाहर निकाल लूं, तो क्या ये लाइट व्हाइट रहेगी क्या। यस, ये वाली जो लाइट है क्या उस केस में भी व्हाइट रहेगी क्या, अगर मैं इसमें से किसी भी एक कलर को बाहर निकाल लूं तो, जल्दी बताओ। यस क्या रहेगी क्या, ? 'क्या? 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 'क्या?
जल्दी बताओ, नहीं रहेगी ना, तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, है ना, नहीं रहे। हाँ चलो ठीक है, मतलब उसको हम लोग बाद में बात करते हैं कलर कैसा हो जाएगा, लेकिन ये है कि सर वो लाइट वाइट नहीं रहेगी। ठीक है सर, इधर से आपकी व्हाइट लाइट आ रही थी, सॉल्यूशन के थ्रू वो लाइट पास हुई, तो ये जो सॉल्यूशन था उसने एक पर्टिकुलर लाइट की वेवलेंथ को ऑब्जॉर्व कर लिया। मान लेते हैं कि ये जो सॉल्यूशन है उसने ब्लू कलर की जो लाइट है उसको ऑब्जॉर्व कर लिया। जब ब्लू कलर की लाइट को ऑब्जॉर्व कर लिया, तो अब ये जो यहां से लाइट बाहर निकलेगी उसमें कौन कौन से कलर्स प्रेजेंट होंगे, उसमें होंगे वी आई, ब्लू नहीं रहा, जी वाई ओ आर। सर अब ये जो लाइट है ये व्हाइट नहीं रहेगी, इसका अपना एक पर्टिकुलर कलर होगा, और जो अब कलर है उस कलर को बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑफ द कलर अब्सॉर्ब्ड। जो कलर अब्सॉर्ब हो गया उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा जो आपको दिखाई देगा। आप यहां पर टकटकी लगाए देख रहे हो ना एकदम, यहां से कि या आप ऑब्जर्वर हो, है ना, आप ऑब्जर्वर हो और आप यहां पर टकटकी लगाए देख रहे हो कि ये जो लाइट है उसका कलर क्या है। और आपने क्या किया, इस लाइट का कलर देखा और आपने जो कलर दिखाई दिया उसको नाम दे दिया कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑफ लाइट अब्सॉर्ब्ड। जो कलर अब्सॉर्ब हुआ है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर आपको दिखाई देता है। अब बात यह आती है कि आ, आ, कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री कलर कैसे पता लगता है, तो एक कलर व्हील होता है ना, ये मेरे हिसाब से आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा। यस, हालांकि हमारे कलर और लाइट का बहुत ज्यादा काम नहीं है, लेकिन फिर भी ये मेरे हिसाब से आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि ये कलर व्हील होता है जिससे आप कॉम्प्लीमेंट्री कलर पता लगा सकते हो। वी बी जी वाई ओ आर, मतलब ये जो एक दूसरे के आमने सामने वाले कलर होते हैं उनको कॉम्प्लीमेंट्री कलर बोला जाता है। मतलब वॉलेट कलर जो है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर कौन सा है, येलो है। ऑरेंज का कौन सा है बेटा, ऑरेंज का ब्लू है, यस। और रेड का कौन सा है, ग्रीन है। रेड का कौन सा है, ग्रीन है। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आपका ये जो कॉम्प्लेक्स है अगर ये वॉलेट कलर की लाइट को ऑब्जॉर्व करेगा तो आपको येलो कलर दिखाई देगा। अगर आपको ये ऑरेंज कलर अब्सॉर्ब करेगा तो आपको ब्लू कलर दिखाई देगा, और अगर ये रेड कलर अब्सॉर्ब करेगा तो ग्रीन कलर दिखाई देगा, एंड वाइस वर्सा। अगर ब्लू कलर अब्सॉर्ब किया इसने, इसका मतलब आपको जो यहां पर कलर दिखाई देगा वो कौन सा होगा, ऑरेंज कलर दिखाई देगा, है ना। और क्योंकि ये कलर आपको दिखाई दे रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है ये विजिबल रीजन में ही कलर दिखाई देंगे। अगर कोई किसी और पर्टिकुलर लाइन की लाइट की वेवलेंथ को अब्सॉर्ब करता है तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि वाली लाइट उसने अब्सॉर्ब करी है या फिर नहीं करी है। मेरी बात शायद आपको समझ में आ रही है ना। तो जब भी कोई सब्सटेंस विजिबल रीजन में किसी एक वेवलेंथ को ऑब्जॉर्व करेगा तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री कलर उसका दिखाई देता है। यस, मेरी बात समझ। इंडिगो नहीं आता बेटा, कलर व्हील में इंडिगो नहीं आता। हाँ बताओ, ये भी मैं तुम्हें बताऊं है, हाँ फिजिक्स पढ़ के आए हो ना तुम लोग, हैं या सीधे ऐसे ही आए हो बेटा। कलर व्हील में इंडिगो नहीं आता। देखो इंडिगो यहां पर आता है तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है वो इन दोनों के बीच में आता है। ऐसे मान लो इनका, इसका और इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा येलोइश ऑरेंजिस कुछ उसका कलर होता है ना। इंडिगो जो होता है वो इसमें इसमें नहीं आता। ये तो देखो एक जुगाड़ है भाई, देखो मैं सीधी सी बात हूं, ये जुगाड़ है जिससे आप लोग पता लगाते हो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कलर को। वरना तो कलर दुनिया में इतने ही तो थोड़ी ना है ना, कलर तो और भी है, तो सबके कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमें थोड़ी ना याद है। तो मतलब ये बस इतना कलर व्हील है, ये आपको ध्यान में रखना है। यस, कलर व्हील नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा तो ये देख लो, है ना, ये मैंने बता दिया, बस यही होता है कलर व्हील, है ना। और जब पढ़ो मॉडर्न फिजिक्स में तो तुम्हें और समझ में आ जाएगा। अभी के लिए बस इतना ध्यान रखो जो मैंने बताया, ठीक है। तो ये चीज मैं लिख देता हूं, है ना, ये चीज मैं लिख देता हूं कि कॉम्प्लेक्स, ये चीज बना लो जैसे लिखा है ना, ताकि कभी जब वापस पढ़ोगे तो थोड़ा बहुत आपको याद रहेगा। ए कॉम्प्लेक्स शोज कलर, है ना, ए कॉम्प्लेक्स शोज कलर when it absorbs light in, या absorb wavelength, है ना, wavelength लिख दो यहां, when it absorbs wavelength in visible region, in visible region, and the complementary color and the complementary color is observed, and the complementary color is observed। ठीक है, मेरे हिसाब से ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको एक बार के लिए आप लोग नोट करो, और नोट हो जाए तो डन लिखो, है ना। अरे बेटा अगर इंडिको अब्सॉर्ब होगा ना, अगर इंडिको अब्सॉर्ब कर लिया तो देखो वी और आई के बीच इंडिको आ रहा है ना, तो उसका जो कलर होगा वो ऑरेंज और येलो के बीच में होगा, आप ऐसे मान लो, ठीक है। मेरी बात समझ में आ गई, तो एक बार के लिए इसको नोट कीजिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। यस,
फटाफट नोट करो बेटा। हो गया क्या? डन। चले आगे चले। हाँ, येलोइश ऑरेंज बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हो येलोइश ऑरेंज। अबे अभी से क्या डाउट आ गया भाई? कॉम्प्लीमेंट्री कलर का मीनिंग कुछ नहीं है मैडम, इसकी कोई 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 मीनिंग नहीं है। कॉम्प्लीमेंट्री कलर उस कलर को बोला जाता है, एक कलर अब्जॉर्ब हो गया और वो कलर अब्जॉर्ब होने के बाद जो कलर दिखाई देता है ऑब्जर्वर को, उसको उसको कॉम्प्लीमेंट्री कलर बोला जाता है, जो कलर अब्जॉर्ब हुआ है उसका, है ना। तो सिर्फ ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर नाम है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। सॉल्यूशन के पर्टिकुलर वेवलेंथ को ऑब्जॉर्व करते हैं, क्यों ऑब्जर्व करते हैं अभी मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा आप उसका वेट कीजिए, है ना। ये ऑब्जॉर्व क्यों करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, उसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। जब तक मैं पूरा कलर नहीं पढ़ा दूं तब तक थोड़ा सा आप इंतजार कीजिए। इंडिगो क्या होगा मैं आपको बता चुका हूं। हाँ देखो, ये जो प्रजाति है ना तुम्हारी, उसके साथ है ना यही चीज है। उसको जो चीज पढ़ाई जाएगी ना, 10 चीज बता दी, वो 10 याद नहीं रखना, उसको 10 नहीं देखना, उसको वो चीज ध्यान में रखनी है जो उसको नहीं बताई गई है। सब कुछ बता दिया, कॉम्प्लीमेंट्री कलर ये वो, उसका छोड़ो। इंडिगो का क्या होगा ये बताओ मास्टर, है ना। भले मास्टर 4 बार बोल दे, लेकिन नहीं, लगता है गांधी जी को बुलाना पड़ेगा। जस्टिस फॉर इंडिगो। हाँ बेटा, ये कलर याद रखने पड़ेंगे, है ना। बहुत बढ़िया। सीएफटी हुआ क्या? सीएफटी हो गया बेटा। सर आई नहीं दिखेगा क्या? क्या कलर्स याद रखने पड़ेंगे सर? लेमडा मीन्स, लेमडा लेमडा मतलब वेवलेंथ बोला जाता है भाई। कौन है ये? स्वप्निल बेटा, लेमडा वेवलेंथ होती है। सर आपके बेयर मिनिमम कितना फेयर लगता है आने जाने में अपने घर से? क्यों, क्या कर रहे हो भाई, क्या बात कर रहे हो, बताओ, हद है ना। आइए, तो सर कलर में देखो, एक ऑब्जर्वेशन ये कहता है ना, एक्सप्लेनेशन हम लोग अभी बात करेंगे। ऑब्जर्वेशन ये कहता है, ऑब्जर्वेशन ये कहता है कि इन जनरल, देखो अगर मैं लिख रहा हूं इन जनरल, इसका मतलब ये जो बात है वो 100% सही नहीं है। इसका मतलब तो यही हो गया ना, यस, इसका मतलब तो यही हो गया ना कि भाई अगर मैंने इन जनरल लिखा है ना, इसका मतलब 100% सही नहीं है। मैक्सिमम केसेस में ऐसा देखा गया, क्या देखा गया? ऐसा देखा गया कि कंपाउंड्स विद, ऐसा देखा गया कि कंपाउंड्स विद एटलीस्ट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, है ना, कंपाउंड्स विद एटलीस्ट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, है ना, कंपाउंड्स विद एटलीस्ट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसको आप लोग क्या बोलते हो? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस बोलते हो, है ना। बोलो, यही तो बोलते हो। अरे दादा बोल, है ना। आर कलर्ड, है ना, आर कलर्ड, दिखा गया कि वो कैसे थे? कलर्ड। एंड द डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, एंड द डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस वर, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस वर आर कलरलेस, है ना। कलरलेस बोल दो, या फिर कई जगह पर व्हाइट भी लिखा होता है। यस, ऐसा बोला गया, ऐसा ऑब्जर्व किया गया। यस, ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि भाई साहब, जैसे जिनके पास, ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि जिनके पास एटलीस्ट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था वो कैसे थे? कलर्ड थे। और जिनके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं था, जिसको आप लोग डायमैग्नेटिक बोलते थे, है ना, वो सर कैसे थे? व्हाइट थे, कलरलेस थे, है ना। तो इस पे एक 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 क्वेश्चन पूछा गया, लेट्स से विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड टू बी कलर्ड, है ना, इज एक्सपेक्टेड टू बी कलर्ड, एक्सपेक्टेड टू बी कलर्ड। ये एक जनरल स्टेटमेंट था, है ना। इसका डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट से रिलेशन नहीं, ये एक जनरल स्टेटमेंट है। और डी एंड डी ब्लॉक एलिमेंट जो हमारे कॉम्प्लेक्स है उनसे रिलेटेड जो स्टेटमेंट होगा अभी मैं आपको दूंगा। कहता है कि आपके सामने 4 ऑप्शन लिखे हैं मैंने, एक लिखा है मैंने AgCl, यस, दूसरा मैंने लिख दिया लेट से ZnCl2, तीसरा मैंने लिख दिया बेटा MgCl2, और चौथा मैंने लिख दिया TiH2O6Cl3, है ना, ये मैंने लिख दिया। आपसे पूछा है कि बताइए इनमें से कौन सा कलर एक्सपेक्ट किया जा सकता है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड टू बी कलर्ड। आपको इसके अलावा और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, अभी तक मैंने आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है, मैंने सिर्फ इतना इंफॉर्मेशन दिया है कि एक सब्सटेंस है जिसके पास अगर एटलीस्ट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो पैरामैग्नेटिक है। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा एक सब्सटेंस है जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। यस, इनमें से किसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जिसकी वजह से वो कलर्ड हो सकता है। यस, और अगर आप लोग कहो तो मैं इस क्वेश्चन का आपको पोल दे सकता हूं। बोलो क्या कहती है जनता?
आप कहो तो इसका पोल दे दिया जाए, क्योंकि अब तक तो आप लोगों ने सॉल्व कर ही लिया होगा। मैं इस क्वेश्चन का पोल आप लोगों की नजरों के सामने पेश करना चाहता हूं। मैं टाइमलेस पोल दे देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है ना। मैंने टाइमलेस पोल दे दिया और पोल आपकी स्क्रीन पर है ना। पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर डाल दिया। देखिए जो यहां पर देखो एजी जो है, एजी प्लस इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा? कॉपर के नीचे आता है एजी, कॉपर प्लस, क्या उसके पास कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है क्या? बोले नहीं होता, तो एजी प्लस के पास भी नहीं होगा। कॉपर प्लस का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 3d10, है ना। फिर उसके बाद आता है Zn2 प्लस। अरे सर Zn2 प्लस 3d10 कॉन्फ़िगरेशन होता है, कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। फिर उसके बाद है Mg2 प्लस, Mg2 प्लस के पास भी कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। सर यहां देखिए जो टाइटेनियम है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, जल्दी बताओ? +3 है। अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा मेरे हिसाब से, ना साइंस टीचर विनीता किरमानी, है ना सर, ये होता था Ar4s2 3d2, बोलो यही होता था। और यहां पर अगर Ti3+ है, अगर ये Ti3+ है मतलब ये है सर Ar3d1, और 3d1 है मतलब 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन है इसके पास। और अगर इसके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो सर ये क्या होगा? सर ये कलर्ड होगा, है ना। यहां पर है Ag प्लस, कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। Zn2 प्लस कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। Mg2 प्लस कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक सब्सटेंस है जिसके पास क्या है? अनपेड इलेक्ट्रॉन है, और वो है ऑप्शन नंबर डी। एक बार के लिए मैं पोल को करता हूं खत्म। मैंने डी ऑप्शन पे टिक मारा और रिजल्ट देख लिया। 75% बच्चे सही जवाब दे रहे हैं। वैभव, आयुष, हर्ष, विकास और शौर्य वर्मा, बहुत बढ़िया, एकदम जबरदस्त, जोरदार, शानदार। सबसे पहले कलर के बारे में जो ऑब्जर्वेशन था वो ये था कि अगर कहीं अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है इसका मतलब वो सर वो कलर्ड हो सकता है। ठीक है सर, लेकिन स्पेसिफिकली मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए नहीं था, क्योंकि AgCl, ZnCl2, MgCl2 ये तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड तो है नहीं। तो फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो हैं वो कैसे कलर्ड हुए? और ऐसा देखा गया कि जो मैक्सिमम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो कौन बना रहा था? सर वो डी ब्लॉक के कंपाउंड बना रहे थे। कौन से कंपाउंड बनाते हैं? जैसे 3D सीरीज के एलिमेंट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, 4D सीरीज के एलिमेंट्स बनाते हैं, 5D सीरीज के भी बनाते हैं। तो ऐसा देखा गया कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, जो डी ब्लॉक के कंपाउंड्स हैं, है ना। तो नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें मैं लिख रहा हूं कि इन जनरल, और ये जो चीज मैं लिख रहा हूं ये काफी इंपॉर्टेंट है, द डी ब्लॉक एलिमेंट्स, आप लोग देखोगे कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है वो कलर्ड है। द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कलर्ड, यस, वो कलर्ड है। क्यों आर कलर्ड? बिकॉज ऑफ डी ट्रांजिशन। वो कलर्ड किस वजह से होते हैं? सर वो कलर्ड होते हैं डी ट्रांजिशन की वजह से। अब आप बोलोगे सर ये बेटा ये डी ट्रांजिशन नहीं है, ये डी ट्रांजिशन है ना। ये क्या है? डी ट्रांजिशन है। और क्योंकि यहां पर भी मैंने इन जनरल लिखा है, इसका मतलब सर सारे केसेस इसमें भी इंक्लूड नहीं होंगे, है ना। 100% केसेस इसमें भी इंक्लूड नहीं होंगे, कुछ केसेस अलग से बचेंगे, लेकिन वो भी हम लोग लिखेंगे। लेकिन फिर भी मोटा मोटा आप ये बात कह सकते हो कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो कलर्ड होते हैं बिकॉज ऑफ डी ट्रांजिशन। अब ये डी ट्रांजिशन क्या, देखो आपको अगर याद है ना, आपको अगर याद है तो मैंने आपको ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में स्प्लिटिंग बताई थी, याद है क्या तुम्हें? बताओ बेटा। ऑक्टाहेड्रल जो कॉम्प्लेक्सेस थे उसमें हमने स्प्लिटिंग लिखी थी। हमने कहा था कि भाई ईजी ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज्यादा होती है और T2G ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम होती है। सोचिए आपका जो डी ब्लॉक का एलिमेंट है ना, जो सेंट्रल मेटल है या फिर कॉम्प्लेक्स है या फिर कॉम्प्लेक्स नहीं भी है, आपका डी ब्लॉक का कोई भी एक एलिमेंट है, उसके डी सबशेल में एक इलेक्ट्रॉन है ना, ये है एक इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा सर? T2G में जाएगा। अब जब आप इधर से लाइट डाल रहे थे, सोचिए जब आप इधर से लाइट डाल रहे थे, एक बच्चा क्वेश्चन पूछ भी रहा था कि वो क्यों गेन करता है, वो एनर्जी अब्सॉर्ब क्यों करता है। तो जब आपने यहां से लाइट डाली तो होगा क्या, ये जो लाइट है उसका अपना एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होगा और इस वेवलेंथ के कोरस्पॉन्डिंग एक एनर्जी भी होगी, है ना। एनर्जी हम लोग क्या लिखते थे? E इक्वल टू hc बाय लैम्डा। तो होगा क्या, ये जो इलेक्ट्रॉन है एक सर्टेन वेवलेंथ की लाइट को अब्सॉर्ब करेगा और अब्सॉर्ब करके कहां चला जाएगा? यहां चला जाएगा। इसके बीच ये जो एनर्जी का डिफरेंस था इसको आप लोग डेल्टा लिखते थे। तो अब आप एक चीज सोचो, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो लोअर एनर्जी में प्रेजेंट है और इसको पॉसिबिलिटी दिख रही है कि ये कुछ एनर्जी अब्सॉर्ब करके हायर वाले में जा सकता है, तो किसी भी इलेक्ट्रॉन का एक डी से दूसरे डी में जाना, दैट इज नोन एज डी ट्रांजिशन। दिस इज कॉल्ड एज डी ट्रांजिशन। इलेक्ट्रॉन का लोअर एनर्जी वाले डी ऑर्बिटल से हायर एनर्जी वाले डी ऑर्बिटल में जाना, दिस इज नोन एज डी ट्रांजिशन। डी ट्रांजिशन। तो अगर इलेक्ट्रॉन के पास यह पॉसिबिलिटी है तो वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को अब्सॉर्ब कर सकता है और जैसे ही अब्सॉर्ब करेगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर आपको दिखाई दे जाएगा। मेरी बात आपको समझ में आ रही है क्या बेटा? लेकिन अगर कोई ये बोले
इस पॉइंट के अकॉर्डिंग कोई अगर बच्चा ये बोले कि अगर किसी के पास D0 कॉन्फ़िगरेशन है, सोच लीजिए अगर किसी के पास D0 कॉन्फ़िगरेशन है, सर उसके d ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। जब उसके d ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो उसका dd ट्रांजिशन नहीं होगा। dd ट्रांजिशन नहीं होगा, वो किसी भी पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को ऑब्जॉर्ब नहीं करेगा, और अगर लाइट को ऑब्जॉर्ब नहीं करेगा तो सर वो कैसा होगा, कलरलेस होगा। कोई ये कहे कि किसी का कॉन्फ़िगरेशन D10 है, कॉन्फ़िगरेशन कैसा है बेटा, D10 कॉन्फ़िगरेशन। D10 मतलब ये नीचे वाले भी पूरे भरे हुए, ऊपर वाले भी पूरे भरे हुए। अरे भैया अगर ऊपर नीचे सब कुछ भरा है तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा कैसे? यहां से यहां जाए तो ऊपर जगह भी तो होनी चाहिए उसको बैठने के लिए। अगर ये भी भरा है तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा नहीं। और अगर ऐसा है तो सर इस केस में भी डी ट्रांजिशन नहीं होगा, और डी ट्रांजिशन नहीं होगा तो ये दोनों कैसे होंगे सर, ये दोनों कलरलेस होंगे। ये मैक्सिमम केसेस में ऐसा होता है कि D0 और D10 कॉन्फ़िगरेशन वाले जो सब्सटेंसेस होते हैं, यहां पर कोई DD ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होता, और DD ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है इसका मतलब वो कैसे हो जाते हैं, वो कलरलेस हो जाते हैं। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? अब कई बार बच्चा ये भी क्वेश्चन पूछता है कि सर वो कौन सी वेवलेंथ की लाइट को ऑब्जॉर्ब करेगा, जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन सी लाइट को? अरे भैया वो उस लाइट को ऑब्जॉर्ब करेगा जो लाइट उसको यहां से यहां पहुंचा दे। वो उस लाइट को ऑब्जर्व थोड़ी ना करेगा कि जो उसको यहां से यहां पहुंचा ही ना पाए। तो एक सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी की लाइट, सफिशिएंट वेवलेंथ की लाइट है, उसको ऑब्जर्व करता है ताकि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंच पाए। मेरी बात शायद आपको समझ में आ रही है? यस, आपको बोलना पड़ेगा और ये सब कुछ लिखना पड़ेगा, है ना। तो ऐसा कहा गया कि इन जनरल D0 और D10 कॉन्फ़िगरेशन वाले जो हैं वो कलर्ड होते हैं डीडी ट्रांजिशन की वजह से। और डीडी ट्रांजिशन आपके सामने मैंने बता दिया डीडी ट्रांजिशन क्या होता है ना। तो इसको नोट कीजिए, और नोट हो जाए तो डन लिखिए, फिर हम लोग चलते हैं आगे, है ना। फिर हम लोग चलते हैं आगे। अभी थोड़ा सा और वेट कीजिए, इसमें और कहानी ऐड होगी, है ना। अभी इतना सिंपल नहीं है सब कुछ, थोड़ा सा और चीजों को ऐड करेंगे। यस, डन है, बहुत बढ़िया। आओ सर, एक और चीज देखो, छोटी सी, एक और छोटी सी चीज देखो, एक और छोटी सी चीज देखो। जैसे आपके सामने एक एग्जांपल लिखा गया था, मैंने थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल लिखा था, है ना, TiH2O6Cl3, ये मैंने एग्जांपल लिखा था, और मैंने आपसे कहा था कि ये कलर्ड होता है ना। मैंने आपसे क्या कहा था, ये कलर्ड होता है। लेकिन ऐसा बोला गया कि जब इसको मैंने हीट कर दिया, जब मैंने हीट कर दिया तो ये कलरलेस हो गया, है ना। जब इसको हीट कर दिया तो ये कैसा हो गया, कलरलेस हो गया। आपसे रीजन पूछा है कि कलरलेस क्यों हो गया। यस, आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि ये कलरलेस क्यों हो गया। बेटा ये होमोल्यूमो नहीं है यहां पर, है ना, होमोल्यूमो नहीं है। हाँ, होमोल्यूमो तो उधर आता था एमओटी में, वो हम लोग हेलोजेंस के कलर के लिए बात करते थे, होमोल्यूमो। फिर एक और क्वेश्चन मान लो ऐसे पूछा है, CuSO4.5H2O, सारी दुनिया जानती है कि ब्लू कलर का होता है, ये कलर्ड था, है ना, ये कलर्ड था, ये कलर्ड था, लेकिन जब मैंने इसको हीट किया ना तब ये कैसा हो गया, कलरलेस हो गया। कोई मुझे रीजन बता सकता है कि ऐसा क्यों हो गया? भाई हीट करने से इसके कलर पे क्या फर्क पड़ गया, ऐसा क्यों हो गया? एक्सेप्शन है, अच्छा कह रहा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, अच्छा कॉम्प्लेक्सिव ब्रेक हो गया। ओ सुनो, देखो क्या हुआ। देखो मैं बताता हूं। यहां पर जो वाटर के 6 मॉलिक्यूल्स हैं, देखिए क्या हुआ, देखो मैं आपको बताता हूं। यहां पर जो वाटर के 6 मॉलिक्यूल है, किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं, लिगेंड की तरह बिहेव कर रहे हैं। और इस कंपाउंड के पास लिगेंड है, यस, इस कंपाउंड के पास बेटा लिगेंड है। लिगेंड है इसका मतलब सर यहां क्या होगा, स्प्लिटिंग होगी कि नहीं होगी? लिगेंड है तो स्प्लिटिंग होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। और अगर स्प्लिटिंग होगी तो लोअर एनर्जी वाला डी ऑर्बिटल हायर एनर्जी वाले डी ऑर्बिटल में जाएगा कि नहीं जाएगा? सर बिल्कुल जाएगा। और अगर नीचे से ऊपर जाएगा तो कलर होगा कि नहीं होगा? बोले बिल्कुल होगा सर। लेकिन जब हुआ क्या, जब मैंने इसको हीट किया बेटा, जब हीट किया तो जो वाटर है सर H2O उड़ गया सर। H2O क्या हो गया सर? वाटर उड़ गया सर। और अगर वाटर उड़ गया तो सर अब कोई लिगेंड नहीं बचा। क्या हुआ सर? कोई लिगेंड नहीं बचा। जब कोई लिगेंड नहीं बचा तो सर कोई स्प्लिटिंग नहीं होगी। और जब स्प्लिटिंग ही नहीं होगी, जब डी ऑर्बिटल, सोचिए इन डी ऑर्बिटल्स में अगर स्प्लिटिंग ही ना हो, ये पांचों डी ऑर्बिटल्स अगर सेम एनर्जी वाले रहे, अगर उसमें स्प्लिटिंग ही ना हो, तो क्या डीडी ट्रांजिशन पॉसिबल है क्या? सर नहीं है। नो डीडी ट्रांजिशन इज पॉसिबल। और अगर इलेक्ट्रॉन का डीडी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है तो सर वो कलर भी शो नहीं कर सकता। मेरी बात समझ में आ रही है क्या?
यस दादा बोलना पड़ेगा यार, दादा हाँ ना कहना पड़ेगा यार। यस यार बोलना पड़ेगा यार, दादा बोलना पड़ेगा यार। और बिल्कुल सेम रीजन यहां पर है, ये कलर्ड है क्योंकि सर यहां पर लिगेंड प्रेजेंट है। सर यहां पर वाटर के जो मॉलिक्यूल है वो लिगेंड की तरह बिहेव कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। यहां पर लिगेंड है तो सर स्प्लिटिंग होगी, और अगर स्प्लिटिंग है तो डीडी ट्रांजिशन भी होगा। यस यहां जैसे आपने हीट किया सर कोई लिगेंड नहीं है, लिगेंड नहीं है तो कोई डीडी ट्रांजिशन नहीं है, डीडी ट्रांजिशन नहीं है तो सर निपट गया, कलरलेस हो जाएगा। तो इसका मतलब यह भी है, एक चीज आपको ध्यान में रखने वाली यह भी है कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स के पास लिगेंड नहीं है, यस अगर लिगेंड नहीं है तब भी वो कलर शो नहीं कर पाएगा। मेरी बात समझ रहे हो आप लोग? अगर लिगेंड नहीं है, भाई लिगेंड नहीं होगा तो स्प्लिटिंग नहीं होगी, और अगर स्प्लिटिंग नहीं हुई तो सर डी ट्रांजिशन कहां से होगा, ध्यान रखना है। तो क्या ध्यान रखना है? इन एब्सेंस ऑफ लिगेंड्स, है ना, आप ये भी लिख सकते हो इन एब्सेंस ऑफ लिगेंड्स, इन द एब्सेंस ऑफ लिगेंड्स compounds do not show color, compounds do not show color, compounds do not show color। यस मेरी बात समझ में आ रही है क्या? एक बार के लिए इतना आप लोग नोट करें, है ना, नोट हो जाए तो डन लिखें, फिर हम लोग चलेंगे आगे, कोई डाउट है तो एक बार देख लेते हैं। आपने कहा था कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर की क्वांटिटी स्प्लिट नहीं होती, रिएक्ट नहीं करती, लेकिन जब आप उसको हीट करोगे तो हीट करने से तो भैया बॉन्ड ही टूट जाते हैं। कैसी बात कर रहे हो, किसका डाउट है ये? पवन कुमार जी, जब आप हीट करते हो किसी भी सब्सटेंस से उसको तो बॉन्ड ही ब्रेक हो जाते हैं, फिर वो कॉम्प्लेक्स ही नहीं बचता। अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही ब्रेक हो गया तो फिर तो लिगेंड लुगेंड सारे चले जाएंगे, क्योंकि आप हीटिंग कर रहे हो ना यार, केमिकल रिएक्शन थोड़ी ना करवा रहे हो आप। सर आपने ही तो कहा था कि क्लोज ब्रैकेट के अंदर वाले कभी नहीं टूटते। अरे टूट कहां रहे हैं भाई साहब, आप समझ नहीं रहे हो बात को। ये किसी के साथ रिएक्शन थोड़ी ना हो रही है। मैंने ये कहा था कि वो ब्रेक नहीं होते, एक्वस सॉल्यूशन में डालने से नहीं टूटते, वो एक्वस सॉल्यूशन डालने से नहीं टूटते। मैंने ये थोड़ी ना बोला था हीटिंग करने से भी नहीं टूटते। आप उनको अगर एक्वस सॉल्यूशन में डालोगे तो ब्रेक नहीं होंगे, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन आप तो हीट कर रहे हो भाई, हीट करने से तो पता नहीं सारी इंसान टूट जाता है। बताओ, वो तो बेचारा कॉम्प्लेक्स है, कैसी बात कर रहे हो? अरे सर फिर जब पानी में डालते हैं तो कलर आ भी जाता है। क्या कह रहे हो? पानी में डालते हैं तो कलर आ भी जाता है, मतलब कॉम्प्लेक्स के अंदर वाले, ये मैं एक ही चीज को कितनी बार पूछोगे, लेकिन हीट तो लिगेंड को अफेक्ट नहीं करता। ये किसने कहा? पवन मिश्रा जी, प्रणव मिश्रा जी, सॉरी। ये पी नाम को वरदान है क्या कोई? है हीट लिगेंड को अफेक्ट करता है? भाई किसने बोल दिया? ये स्टेटमेंट तुम कहां से लेके आए? सर H2O की जरूरत ही क्यों थी? +3 था ना, उसमें स्प्लिटिंग नहीं होगा। अरे बेटा जी, जैसे मान लो आपके पास Cu है, तो जब तक लिगेंड नहीं होगा स्प्लिटिंग नहीं होगी। स्प्लिटिंग हो किसकी वजह से रही थी? ऐसे तो हर जितने भी आपके डी ब्लॉक एलिमेंट है सब में स्प्लिटिंग होनी चाहिए, है ना, सब में स्प्लिटिंग होनी चाहिए ना। जो भी डी ब्लॉक एलिमेंट है सब में डी ब्लॉक स्प्लिटिंग होनी चाहिए। नहीं, स्प्लिटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? रिस्पॉन्सिबल है लिगेंड। लिगेंड जो होता है वो मेटल के ऑर्बिटल्स को रिपेल करता है, और रिपल्शन की वजह से तो स्प्लिटिंग होती है। अब आप कह रहे हो लिगेंड की जरूरत ही क्या है? वाह, इस चैप्टर को पढ़ने की जरूरत ही क्या है? आपके यहां क्लास में बैठने की जरूरत ही क्या है? आपके डाउट पूछने की भी जरूरत ही क्या है? कोई जरूरत नहीं। आप माफ कर सकते हैं हमें, है ना। ये लिखने हैं क्या? क्योंकि ऐसे तो बहुत कॉम्प्लेक्स होंगे। इज इट एब्स्ट्रैक्शन ऑफ वर्नर थ्योरी? सर ये कॉम्प्लेक्स के अंदर से कैसे निकल गया, पानी उड़ गया? बेटा जब तू बाहर बैठता है ना धूप के अंदर, तो तेरे अंदर से पानी उड़ जाएगा। तू तो बात कर रहा है कॉम्प्लेक्स के उसके अंदर से। जब आप हीटिंग करते हो तो बेटा बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं यार। कैसी बात कर रहे हो तुम लोग? ये तुम डाउट कैसे पूछ रहे हो? सर ये आपने कलर ऑफ हेलोजन, हाँ कलर ऑफ हेलोजन में मैंने होमोल्यूमो ट्रांजिशन बताया था, है ना। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, है ना। इतना मेरे हिसाब से आप सब लोगों ने नोट कर लिया। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? यस, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? अगर आप लोग कहो तो क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं बेटा? हाँ आइए आगे चलते हैं। मैं क्या कर रहा हूं ना, थोड़ा सा आगे ले चलता हूं और एक हल्का सा एक कॉन्सेप्ट और बताने की कोशिश करता हूं। जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं ना, एक क्वेश्चन ले लेते हैं और क्वेश्चन ये है कि मैंने यहां पर लिख दिया है कॉम्प्लेक्स, है ना, और
कलर अब्सॉर्ब्ड, यहां पर मैं लिख रहा हूं मैच दी कॉलम आई, कलर अब्सॉर्ब्ड, है ना, कलर अब्सॉर्ब्ड, ये मैंने ऐसा कुछ ऐसा लिखा है। मैं आपके सामने एक कॉम्प्लेक्स लिख रहा हूं, कुछ कॉम्प्लेक्सेस लिख रहा हूं। MH2O6 3+ है ना, एक मेटल है जिसने H2O के साथ ये वाला कॉम्प्लेक्स बनाया है। MF6 3- है ना, ये वाला बनाया है दूसरा। फिर उसके बाद मैंने लिख दिया MNS3 6 3+, और एक मैंने लिख दिया MCN6 3- है ना, ठीक है। और इधर जो कलर अब्सॉर्ब्ड है ना, इधर जो मैंने लिखा है कलर अब्सॉर्ब्ड में कोई सा भी लिख लो, जैसे मान लो एक ने लिख दिया वॉलेट, एक लिखा है ब्लू, ग्रीन और रेड, है ना। आपको मैच करना है कौन किसके साथ मैच करेगा, है ना। जैसे ये मैंने 1 लिख दिया, ये है 2, ये है 3, ये है 4, और इसको मैंने नाम दे दिया A, दिस इज योर B, दिस इज योर C एंड दिस इज योर D। आपको कॉलम मैचिंग करनी है बेटा, यस आपको कॉलम मैचिंग करनी है, आपको कॉलम मैचिंग करनी है। एक बार के लिए ट्राई कीजिए, देखिए। यस, या फिर आप चाहो तो उससे पहले देखो, उससे पहले एक ये वाला लिख दो, चलो एक ये वाला कर लो बेटा, उससे पहले एक ये वाला क्वेश्चन कर लो, है ना। वो आपने लिख लिया, बहुत अच्छी बात है ना, वो आपने लिख लिया, बहुत अच्छी बात है। अब आप ये वाला क्वेश्चन कर लीजिए, चलो आप ये वाला कर लो, चलो, है ना। ये इसने जो लेमडा अब्सॉर्ब किया है, यहां पर मैंने लिख दिया λ1 और यहां लिख दिया λ2। आपको बताना है λ1 और λ2 में से बड़ा कौन होगा, है ना। λ1 और λ2 में से बड़ा कौन होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चंस को करना कैसे, मैं आपको बताऊं, है ना। ऐसे क्वेश्चंस को करना कैसे कि कौन सा कलर उसने अब्सॉर्ब किया होगा, है ना, कौन सा कलर उसने अब्सॉर्ब किया होगा, ये कैसे सोचना है ना, अप्रोच कैसे करें। तो देखो मुझे एक चीज बात बताओ, सबसे पहले ना कैसे अप्रोच करना मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, यहां पर +3 है। मेरा एक बात बताओ, Z इफेक्टिव किसका ज्यादा होगा। सर Z इफेक्टिव कोबाल्ट 3+ का ज्यादा होता है, कोबाल्ट 2+ है ना। या फिर मैं ऐसे बोल दूं कि स्प्लिटिंग ज्यादा कौन करेगा, सर कोबाल्ट 3+ ज्यादा स्प्लिटिंग करेगा। हमने लिखा था पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्प्लिटिंग, लिखा था ना। हाँ सर लिखा था, बिल्कुल लिखा था। तो अगर ये स्प्लिटिंग ज्यादा करेगा, स्प्लिटिंग का जो मैग्नीट्यूड होगा बेटा, स्प्लिटिंग का मैग्नीट्यूड किसके लिए ज्यादा होगा, CO3+ के लिए ज्यादा होगा। अरे सर CO3+ जो है वो ज्यादा स्प्लिटिंग करेगा। CO3+ अगर ज्यादा स्प्लिटिंग करेगा, इसका मतलब जो CO3+ वाला कॉम्प्लेक्स है उसको ज्यादा एनर्जी अब्सॉर्ब करनी पड़ेगी। जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां है, उसको यहां से यहां ज्यादा है जाना है। CO3+ में स्प्लिटिंग ज्यादा हुई है, अगर स्प्लिटिंग ज्यादा हुई है तो ज्यादा एनर्जी अब्सॉर्ब करनी पड़ेगी। और बेटा जो एनर्जी होती है सर वो तो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर ज्यादा एनर्जी अब्सॉर्ब करनी है, इसका मतलब उस लाइट की वेवलेंथ कम होनी चाहिए। जिस लाइट का वेवलेंथ कम होता है उसकी एनर्जी ज्यादा होती है। अप्रोच समझ में आई क्या? कोई बोल ही नहीं रहा यार, दादा बोलना पड़ेगा। सोचना कैसे है, समझ में आया क्या? तो सर यहां पर क्योंकि यहां स्प्लिटिंग ज्यादा हो रही थी, जब स्प्लिटिंग ज्यादा हो रही है तो सर एनर्जी ज्यादा होगी। एनर्जी ज्यादा मतलब वेवलेंथ कम होगी, तो ये वाली वेवलेंथ होगी ये कम होगी और ये वाली वेवलेंथ ज्यादा होगी। λ1 इज ग्रेटर देन λ2। यस, इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, दादा बोलना पड़ेगा। समझे क्या ये वाली चीज? आप समझे क्या इस चीज को? हाँ जी। यस, हमेशा ध्यान रखो, सबसे पहले तो ये चेक कर लो स्प्लिटिंग कहां ज्यादा हो रही है। आप सबसे पहले ये चेक कर लो कि स्प्लिटिंग कहां ज्यादा हो रही है। अगर स्प्लिटिंग ज्यादा हो रही है मतलब एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होगा, लेमडा एनर्जी ज्यादा है, ज्यादा एनर्जी अब्सॉर्ब करनी पड़ेगी, मतलब लेमडा कम होगा। अगर मान लीजिए कहीं पर स्प्लिटिंग कम हो रही है, यस स्प्लिटिंग कम है, इसका मतलब डेल्टा की वैल्यू कम है, इलेक्ट्रॉन को कम एनर्जी अब्सॉर्ब करनी पड़ेगी, मतलब उस लाइट की वेवलेंथ ज्यादा होगी। बस यही वाला जो कॉन्सेप्ट है, यही वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपको काम में लेना है और काम में लेते हुए ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है ना। अब मेरे हिसाब से आप लोग कॉलम मैचिंग कर लोगे। यस, जल्दी बताइए। अब आप लोग मेरे हिसाब से कॉलम मैचिंग कर लोगे फटाफट से। अब चेक करो जरा, है ना। अब मैचिंग करके बता दो बेटा, अब फटाफट कॉलम मैचिंग कर दो। हाँ जी फटाफट करो।
हो गया क्या? मैं नहीं बताऊंगा। अच्छा, अरे बेटा हो गया क्या? अरे इसमें लाइट की क्या बताना है भाई, कैसी बात कर रहे हो? रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स के बारे में क्या पूछ रहा है बताओ, हद है यार। आओ सर देखो, मुझे एक बात बताओ, आपके सामने ये जो लिगेंड लिखे हुए हैं, है ना, ये जो आपके सामने लिगेंड लिखे हुए हैं, इनकी स्ट्रेंथ का ऑर्डर बता सकते हो क्या? स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स, इनका ऑर्डर आप बता सकते हो क्या? सबसे तगड़ा स्ट्रॉन्ग कौन है? सर देखिए, ये हमने पढ़ा था कि यहां पर डोनर कौन है? कार्बन डोनर है। कार्बन डोनर है मतलब सर लिगेंड जो Cn माइनस है उसकी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी, फिर नाइट्रोजन डोनर, फिर उसके बाद वाटर आएगा, और सबसे गंदा जो लिगेंड है सर वो F माइनस है। तो एक बात मुझे बताइए, स्प्लिटिंग का ऑर्डर क्या होगा? हमने ये पढ़ा था कि सर जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, यस, जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है सर वो स्प्लिटिंग ज्यादा करता है। यस, वो स्प्लिटिंग ज्यादा करता है। तो सर इसका मतलब 4 वाले में स्प्लिटिंग सबसे ज्यादा होगी, फिर उसके बाद आएगा 3 वाला, फिर उसके बाद आएगा फर्स्ट, और सबसे कम स्प्लिटिंग किसमें होगी? सेकंड में होगी। तो इसका मतलब जो लाइट, जो वेवलेंथ अब्सॉर्ब करेगा, यस, जो वेवलेंथ अब्सॉर्ब होगी, वेवलेंथ अब्सॉर्ब्ड जो होगा सर वो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसमें अब्सॉर्ब होगा? सर 2 में, क्योंकि यहां एनर्जी सबसे कम है। एनर्जी जहां कम होती है सर वहां ज्यादा वेवलेंथ की लाइट अब्सॉर्ब होती है, या? तो यहां पर 4 वाले में जो लाइट अब्सॉर्ब होगी वो सबसे कम वेवलेंथ की होगी, और सबसे ज्यादा वेवलेंथ की किसमें होगी? सेकंड वाले में होगी। सबसे ज्यादा वेवलेंथ की किसमें होगी? सेकंड वाले में। अब इसमें से चेक करो सबसे ज्यादा वेवलेंथ कौन सी है? रेड। तो रेड को कौन अब्सॉर्ब करेगा? सर सेकंड वाला करेगा। सेकंड वाला जो है वो सर रेड को अब्सॉर्ब करेगा। और सर जो 4 वाला है वो सबसे कम वेवलेंथ की लाइट को अब्सॉर्ब करेगा, और सबसे कम वेवलेंथ की लाइट कौन सी है? सर ये वाली है। खत्म हो गया क्वेश्चन आपका। अब बीच वाला देख लो, ब्लू और ग्रीन देखो, VIBGYOR। सर ब्लू और ग्रीन किसकी वेवलेंथ कम है? सर ब्लू की वेवलेंथ कम है, और अगर वेवलेंथ कम है इसकी, इसका मतलब स्प्लिटिंग इसमें ज्यादा हुई होगी, और ज्यादा स्प्लिटिंग वाला इन दोनों में से कौन सा है? ज्यादा स्प्लिटिंग वाला ये वाला है, और ये वाला है। सर चेक कर लो, डन हो गया क्या? सेंट्रल मेटल पे जो चार्ज है सब जगह पर +3 है, इस वजह से सेंट्रल मेटल की आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। बोलिए बेटा, बोलना पड़ेगा। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको उसको इस तरीके से सॉल्व करना है। बताओ कर पाओगे क्या? दादा हाँ ना बोलना पड़ेगा यार। आपको डन लिखना पड़ेगा, क्या आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? और इस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर कभी कलर पे क्वेश्चन आया ना तो इस तरीके का पूछा जाएगा। ये वाला क्वेश्चन पूछेगा आपसे अगर कलर पे क्वेश्चन आएगा तो। यस पक्का। अब अब इसी में थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करता हूं, है ना, इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश करते हैं। आइए, मैंने क्या कर दिया, यहां पर लिखा है कॉम्प्लेक्स। वापस से यही कॉम्प्लेक्स लिख देता हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। वापस से यही वाले कॉम्प्लेक्स लिख रहा हूं, 3+, और फिर वापस से MF6 3- MNS3 6 3+, है ना। कॉन्सेप्ट समझना है हमें, ये कोई सा भी आए उससे हमें क्या फर्क पड़ रहा है। ये हो गया सर 6 3-, ये हो गया। और सर अब की बार सुनो, अब की बार मैंने लिखा है कलर ऑब्जर्व्ड। अच्छा बेटा, अब की बार कलर ऑब्जॉर्ब्ड नहीं लिखा है, कलर ऑब्जर्व्ड लिखा है। कौन सा कलर ऑब्जर्व हुआ है ना, ऑब्जर्व वाला कलर दे रखा है। तो सर ऑब्जर्व वाला कलर वही लिख देते हैं वापस से, है ना। एक में लिख दो वॉलेट, एक में लिख दो ग्रीन, एक में लिख दो ब्लू, और एक में लिख दो रेड, ऐसे मान लो। बताइए, कॉलम मैचिंग करना है सर। सर कॉलम मैचिंग करना है सर, 1 2 3 4, ये देखिए सर, और यहां ABCD ये लिखिए सर। कैसे करना है? हाउ टू नो स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। वो मैंने जेब में पर्चा डाल रखा था, ऐसे ऐसे निकाला, ऐसे फेंक दिया। जिस ऑर्डर में लिगेंड पड़े वही उनकी स्ट्रेंथ का ऑर्डर आ गया। तो आप एक काम करना, बहुत सारे लिगेंड एक पर्ची पे लिख के फेंकना, है ना। वो छोटी छोटी पर्ची लिख के हर पर्ची पे एक लिगेंड फेंकना, एक लिगेंड का नाम लिखना, और बहुत सारे लिगेंड हाथ में लेके ऐसे फेंकना। जो दूर गिरे स्ट्रॉन्ग लिगेंड, जो नजदीक गिर जाए वो वीक लिगेंड। यही कॉन्सेप्ट है, कोई दूसरा कॉन्सेप्ट है ही नहीं, मैं बता रहा हूं। हाँ, कोई कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस यही कॉन्सेप्ट है। ऐश करो आप। यही कॉन्सेप्ट है बेटा। यस, हो गया क्या? दादा बोलना पड़ेगा। हाँ,
अरे मतलब शर्म आने की बात है, शर्म आने की बात है, शर्म आने की। तुम सीएफटी खत्म हो लिया, एप्लीकेशन हम लोग पढ़ रहे हो और मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हो कि ऑर्डर कैसे पता लगेगा। मेरी जेब में थोड़ी लिखा है ऑर्डर, मैं जेब में लिए थोड़ी घूम रहा हूं, तुम्हारी कॉपी में लिखा है, जाके देख लो। बताओ, क्लास तुम पढ़ोगे नहीं और आके फिर यहां पूछोगे लिगेंड की स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या है। हद है भाई। हाँ, आओ सर, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करें सर। देखिए ये कलर ऑब्जर्व्ड है, तो मुझे एक बात बताओ, क्या आप कलर, कौन सा कलर इन्होंने अब्जॉर्ब किया है वो निकाल सकते हो क्या? बोले हाँ सर बिल्कुल निकाला जा सकता है। कैसे भाई, कलर अब्जॉर्ब्ड कैसे निकालें? सर देखो, आपने बोला था कि कलर व्हील होता है ना, ऐसा कुछ कलर व्हील होता है, VBGYOR। सर अगर इन्होंने आपको कलर वॉलेट दिख रहा है ना, अगर आपको वॉलेट कलर दिख रहा है, इसका मतलब येलो कलर इन्होंने अब्जॉर्ब किया होगा। कौन सा किया होगा इसने? येलो कलर इसने अब्जॉर्ब किया होगा। अगर आपको बेटा ग्रीन दिख रहा है, इसका मतलब इसने रेड कलर अब्जॉर्ब किया होगा। अगर आपको ब्लू दिख रहा है, अगर आपको ब्लू दिख रहा है, इसका मतलब इसने ऑरेंज कलर अब्जॉर्ब किया होगा। और अगर आपको रेड दिख रहा है, इसका मतलब इसने ग्रीन कलर अब्जॉर्ब किया होगा। क्या मेरी बात समझ गए आप लोग? क्या मैं सही कह रहा हूं? क्या क्या मैं सही कह रहा हूं क्या? हम्म, अरे बोलो तो सही। अरे सही लिखा है क्या? अगर ये पता लग गया अब तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा ना सर। अब तो क्वेश्चन खत्म हो गया ना सर। सबसे पहले बताओ ऑर्डर ऑफ स्प्लिटिंग क्या होगा? अभी आपने करवाया था सर, ऑर्डर ऑफ स्प्लिटिंग एनर्जी डेल्टा का जो ऑर्डर है वो क्या होगा सर? 4 वाले में सबसे ज्यादा, फिर 3, फिर 1 और फिर 2। अगर एनर्जी का ये ऑर्डर है तो ऑर्डर ऑफ लेमडा, ऑर्डर ऑफ लेमडा अब्सॉर्ब्ड, कौन सी लेमडा इन्होंने अब्सॉर्ब करी है उसका ऑर्डर क्या होगा सर? अब्सॉर्ब का ऑर्डर हो जाएगा उल्टा। मतलब सेकंड वाला सबसे ज्यादा वेवलेंथ की लाइट को अब्सॉर्ब करेगा। सेकंड वाला सबसे ज्यादा वेवलेंथ की लाइट को अब्सॉर्ब करेगा। और सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? आप सब लोग जानते हो, VIBGYOR होता है। रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, तो उसको कौन अब्सॉर्ब करेगा? सेकंड वाला करेगा सर। तो सेकंड जो है उसका किसके साथ रिलेशन आएगा? बी के साथ। और जो फोर्थ वाला है सबसे कम, और इनमें देखिए सबसे कम वाली कौन सी है सर? सबसे कम कौन सी है? वॉलेट तो नहीं है किसी में भी। इंडिगो, ब्लू, ब्लू दिख रही है मुझे, ब्लू भी नहीं है, ब्लू भी नहीं है सर। ग्रीन, 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 यस ग्रीन है। मतलब जो फोर्थ वाला है सर वो किसको अब्सॉर्ब करेगा? ग्रीन को करेगा। हो गया ना? मतलब अब तो ये वाला क्वेश्चन वही हो गया यार। अरे अब तो वो क्वेश्चन वही वाला हो गया ना सारा, जो पिछला वाला क्वेश्चन था। भाई ये वाले कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं और ये कलर अब्सॉर्ब दे रखा है, तो ये तो वही क्वेश्चन हो गया। ये वाले कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं और ये कलर अब्सॉर्ब दे रखा है, अब तो यही क्वेश्चन हो गया। मतलब अगर आपको डायरेक्ट कलर अब्सॉर्ब दे रखे हैं तब तो आप डायरेक्ट ये कर लोगे, लिगेंड की स्ट्रेंथ निकालो, स्प्लिटिंग का ऑर्डर निकालो और वेवलेंथ अब्सॉर्ब का ऑर्डर निकालो और उसके अकॉर्डिंग मैच कर दो। लेकिन कभी भी अगर आपको अब्सॉर्ब ना दिया हुआ हो और आपको ये दिया हुआ हो कि ये वाले कलर ऑब्जर्व हुए, हमने ये वाले कलर देखे, अगर ऐसा है तो आप एक बता दो ना कि भैया ये तो ऑब्जर्व है, इसका मतलब इनका जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है वो ऑब्जर्व हुआ होगा। और क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन होता है वो ऑब्जर्व से सॉल्व होता है, ऑब्जर्व से नहीं होता, तो ऑब्जर्व वाला निकाल लिया और फिर उसके अकॉर्डिंग हमने लेमडा निकाल लिया, लेमडा निकाल के क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, मैच कर दिया, निपट गया साहब। बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है अगर पूछा जाएगा कभी तो, बड़ा बोलना पड़ेगा। यस, आपको जवाब देना पड़ेगा। सही है क्या? अगर तुम कहते हो तो मैं आगे बढ़ जाऊं। और कलर में एक छोटा सा और है जो मैं आपको बता देता हूं। एक छोटा सा चीज और है जो मैं आपको और बता देता हूं, है ना। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है जो मैं आपको और बता देता हूं। डन है? नोट कर लिया सबने? बहुत बढ़िया। अगर आप सबने नोट कर लिया है तो आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखिए, जैसे मान लो MnO4, MnO7 है ना, MnO4 माइनस होता है ना, MnO4 कैसा होता है इसका कलर? आपने देखा है क्या? इसका कलर कैसा होता है? MnO4 माइनस का कलर देखा है क्या आप लोगों ने? यस यार, इतना तो देखा होगा। देखा है ना? अरे बेटा बोलना पड़ेगा। हाँ मतलब ऐसा, ऐसा सर, मतलब डार्क ब्लूइश सा, है ना, पिंक, पिंक, पिंक होता है MnO4 माइनस पिंक। अबे KMnO4 का कलर कैसा होता है?
ये केमेनोफोर, ये पर्पल कलर होता है। यस, ये कैसा होता है? कलर्ड होता है, मतलब पर कलर्ड होता है सर, ऐसे मान लेते हैं। ये कैसा होता है? कलर्ड होता है सर, है ना। पर्पल कलर होता है इसका, ना पर्पल, डार्क डार्क सा होता है ऐसा, है ना। ये पर्पल कलर होता है सर। लेकिन कोई बच्चा ये बोलेगा कि सर यहां देखिए जो Mn है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है। Mn +7 का मतलब हो गया इसके पास D में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है सर। सर ये तो D0 कॉन्फ़िगरेशन है। और अभी आप लोग कह रहे थे, अभी आपने कहा था, एक स्टेटमेंट लिखा था कि अगर D0 और D10 कॉन्फ़िगरेशन है तो वो कलरलेस होगा, क्योंकि वहां पर DD ट्रांजिशन होगा ही नहीं। बिल्कुल सही बात है। यहां पर D में Mn+7 में D में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, और जब D में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो सर DD ट्रांजिशन नहीं होगा। अरे सर अगर DD ट्रांजिशन नहीं होगा तो फिर ये कलर कैसे हो गया? आप तो बोल रहे थे DD ट्रांजिशन होना चाहिए कलर के लिए, ये कोई लाइट अब्सॉर्ब भी नहीं करेगा, कैसे हो गया? मैंने कहा बात तेरी सही है, ये होना चाहिए था कलरलेस, बट इट इज कलर्ड, इट इज कलर्ड। इट इज कलर्ड ड्यू टू एक टर्म होती है जिसका नाम है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। इट इज कलर्ड ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। अब एक्चुअली क्या है ना, मैं आपको सही बताऊं, ये जो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा ये हमारे जेई के सिलेबस में नहीं है ना। ये हमारे वो आ गया, ये हमारे जेई के सिलेबस में नहीं है। वैसे देखे तो ये आप हायर क्लासेस में पढ़ते हो, जब आप लोग एमएससी वगैरह करते हो ना, तो वहां पर चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा पढ़ाया जाता है ना। लेकिन अब हमें तो पढ़ना है भाई, ये तो है केमेनोफोर तो है हमारे सिलेबस में। K2Cr2O7 जो है ना, आप सोचो K2Cr2O7 होता है, K2Cr2O7 होता है, ये भी कलर्ड होता है। यस, ये भी कलर्ड होता है। लेकिन यहां पर भी देखो क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। क्रोमियम होता है सर Ar4s135, और अगर आप क्रोमियम +6 लिख दोगे तो सर देखो ये भी क्या है सर, ये भी D0 कॉन्फ़िगरेशन है, बट स्टिल इट इज कलर्ड। क्यों? क्योंकि ये भी कलर है बिकॉज ऑफ चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। तो अब ये दोनों ही कंपाउंड हमारे सिलेबस में है, केमेनोफोर भी हमारे सिलेबस में है, K2Cr2O7 भी हमारे सिलेबस में। जब हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ेंगे तो उसमें दोनों ही आएंगे। तो सर ये कलर्ड क्यों है ना, ये कलर्ड क्यों है? देखो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा क्या है, जिससे हमें कहानी समझ में आ जाए उतना समझा रहा हूं मैं आपको, है ना। जिससे हमें कहानी समझ में आ जाए उतना मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए होता क्या है, अभी आपने कहा कि भैया जब लेट से वही ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का मैं एग्जांपल लेता हूं एक बार के लिए। देखो ये है T2G और ये है EG, और सर इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो D0 है सर, है ना। D0 कॉन्फ़िगरेशन है सर, D0 कॉन्फ़िगरेशन है, इसका मतलब D में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। लेकिन हुआ क्या, इनके पास था एक लिगेंड, इनके पास क्या प्रेजेंट था? लिगेंड। और जो लिगेंड है उसने क्या किया सर? लिगेंड ने चार्ज ट्रांसफर किया, कहां पर? इसके वैकेंट D ऑर्बिटल में। भाई इलेक्ट्रॉन देता है ना, आपका जो लिगेंड होता है वो मेटल को इलेक्ट्रॉन देता है। इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया? एक तरह का चार्ज ही तो हो गया, वो चार्ज दे रहा है, तो इसी वजह से चार्ज ट्रांसफर नाम आया। तो क्या हुआ, आपका जो लिगेंड था उसने इलेक्ट्रॉन दिया किसको? मेटल को। इसके D में इलेक्ट्रॉन आया, चार्ज ट्रांसफर हुआ, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया, और सर कलर आ गया। दिस इज कॉल्ड एज चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम लिगेंड टू मेटल। तो भैया ये जो कंपाउंड है ये इस Mn की वजह से कलर्ड नहीं है, ये कलर्ड किसकी वजह से है? लिगेंड की वजह से। क्यों? क्योंकि यहां पर लिगेंड जो है वो अपना चार्ज ट्रांसफर कर रहा है किसको? मेटल को। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम लिगेंड टू मेटल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है क्या आपको? बेटा बोलना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा। यस हाँ, तो ये D0 ही तो है, ये भी D0 कॉन्फ़िगरेशन है, ये वाला भी D0 कॉन्फ़िगरेशन है। अरे D0 में तो हो रहा है भाई, भांग वांग खा के बैठा है क्या? कह रहा है D0 में क्यों नहीं हो रहा? अरे D0 में ही हो रहा है, ये D0 में ही हो रहा है। हाँ, ये D0 में ही हो रहा भाई। तो इसका मतलब ये चीज है जो आपको समझनी है, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, जिससे मुझे समझ में आ जाए वो चीज मैंने समझाई है। अब ज्यादा इसमें ना ऊपर नीचे मत घुसना, ठीक है। तो सर ये जो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, ठीक है सर, चार्ज ट्रांसफर का क्या मतलब है, यह हमें समझ में आ गया, सब कुछ ठीक है। आप तो ये बता दो और भी कोई सब्सटेंसेस हैं क्या जो इसकी वजह से कलर्ड होते हैं? मैंने कहा हाँ बिल्कुल है, मैं तुझे एग्जांपल लिखवा देता हूं, और आपको ये अल्टीमेटली एग्जांपल ही याद रखने हैं। तो आप लिखोगे
लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, है ना, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। इसकी वजह से कौन कौन से कंपाउंड्स होते हैं जो आपके लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, एलएमसीटी बोला जाता है इसको शॉर्ट में ना। लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर की वजह से कौन कौन होता है, जो कलर होता है, देखिए मैं आपके सामने एग्जांपल लिखवा रहा हूं उसमें। आप उसमें एग्जांपल अभी आपने लिखा ही था, MnO4 माइनस तो लिखा ही है, यस। आप Cr2O7 माइनस भी लिख सकते हो, है ना। आप MnO4 2 माइनस भी लिख सकते हो, नहीं MnO4 माइनस 2 माइनस नहीं, CrO4 2 माइनस, है ना, ये लिख सकते हो आप लोग। और क्या लिख सकते हो, और भी एग्जांपल आएंगे इसमें कुछ, हाँ ये वाला FeH2O5, ये काफी इंपॉर्टेंट है। NOSO4 ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स होता है, यस, ये आप लोग लिख सकते हो। अच्छा, इसका नाम सुना आप लोगों ने, CrO2Cl2, इसको क्या बोलते हो आप लोग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर तुमने पढ़ी है तो, यस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है तुम लोगों ने, जल्दी बताओ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है ना तुम लोगों ने, CrO2Cl2 क्या बोलते हो उसको? हाँ जी, अरे क्या बोलते हो, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो खूब काम आया होगा। नहीं, नहीं बताओगे? हाँ, क्रोमाइल क्लोराइड, बहुत बढ़िया। देखो ये हैं कुछ एग्जांपल्स जो आपको ध्यान में रखने हैं भाई। देखो ना, यहां पर भी तो क्रोमियम +6 में है, यहां पर भी क्रोमियम +6 में है, क्रोमियम +6 D0 कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है। तो लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर की वजह से सर ये कंपाउंड्स हैं जो कलर्ड होते हैं। स्पेशली मैं आपको बता दूं, इसमें से जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है MnO4 माइनस, Cr2O7 2 माइनस, CrO4 2 माइनस, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स और क्रोमाइल क्लोराइड, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसका उल्टा भी हो सकता है सर, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर, ये भी होता है। अच्छा, ये भी होता है सर, बिल्कुल, लिगेंड टू मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर, इसकी वजह से भी कलर आता है। और ये वाले जो एग्जांपल है, लिगेंड टू मेटल, मेटल टू लिगेंड MlCt, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। और इस कैटेगरी में जो कंपाउंड्स आते हैं जनरली, वो हमने लिखे नहीं थे, पाई कॉम्प्लेक्सेस, वो वाले आते हैं, या फिर ये NiCO4 हो गया, FeCO5 हो गया, ये वाला एग्जांपल लिखवाया था, Cr-eta6 C6H6 होल ट्वाइस, ये हो गया, है ना। ये वाले जो कंपाउंड्स हैं ये इस कैटेगरी में आते हैं, है ना। ये वाला फेरोसिन भी लिख सकते हो, Fe-eta5 C5H5 होल ट्वाइस, ये वाले जो कंपाउंड्स हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। और मैं आपको बताऊं, एक और चार्ज ट्रांसफर भी होता है जिसका नाम है मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, है ना। अरे भाई डूब मत जाइयो तुम लोग, डूब मत जाना, डूब मत जाना तुम लोग। MmCt, है ना, MmCt, इसका एग्जांपल याद करो, Fe4 FeCN6 होल थ्राइस, याद है कुछ कुछ ऐसा, कुछ देखा देखा लग रहा है क्या बेटा? अरे ये वाले कॉम्प्लेक्सेस देखे देखे लग रहे हैं क्या? कलर बताना जरा इनके, कलर बताना जरा इसके, इनके कलर बताना जरा जल्दी से, हाँ जल्दी बताओ, कलर बताना जरा इनके। अगर कुछ याद है तो जल्दी बताओ, नहीं नहीं कुछ याद है तो बता दो भाई, अब तो नहीं याद है तो मैं क्या बताऊं। हाँ, यस, क्या बात है लड़कों, सर याद है सर, ये फेरिक फेरोसाइनाइड होता था, ये फेरोफेरिसाइनाइड होता था सर, ये होता था प्रूशियन ब्लू, और ये कैसा होता था, टन बुल्स ब्लू होता था। ये कलर याद रख लियो, ये आगे चल के काम आएंगे हमारे, है ना। यहां देखो Fe+3 में था, यहां +2 में था, तो +3 ने +2 को, +2 ने +3 को, आपस में चार्ज ट्रांसफर होता रहता है, यहां +2 यहां +3, ठीक है ना। यहां पर भी चार्ज ट्रांसफर, तो अगर कहीं पर भी दो मेटल है डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो वहां मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर हो सकता है। देखो मैं आपको सीधी सी बात बताऊं, मोटी मोटी बात यह है कि ये जो एग्जांपल्स हैं, ये एग्जांपल्स आपको याद रखने पड़ेंगे, है ना। समझाने के लिए चलो ठीक है, हमने समझ लिया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चार्ज ट्रांसफर, और ये कैसे होता है, और उसकी वजह से कलर कैसा आता है, वो सारी बातें ठीक है आपकी, लेकिन अल्टीमेटली आपको ये चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी कि ऐसा होता है और उसकी वजह से कलर आता है। ये एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखने ही पड़ेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन आएगा वो डायरेक्ट आएगा। हाँ, और
मैंने आपको ये भी बोला था कि जो प्रूशियन ब्लू होता है वो कैसा होता है, टर्नबुल्स ब्लू कैसा होता है, ये तुम्हें घर से देख के आना है। देखा क्या तुम लोगों ने? हाँ, घर जाके इतनी जहमत उठाई क्या? प्रूशियन ब्लू कलर कैसा होता है देखा क्या तुम लोगों ने? ये नोट हो गया तो बेटा डन लिखो, फिर आगे चलते हैं हम लोग, है ना। ये नोट हो गया तो डन लिखो, फिर आगे चलते हैं। यस, हाँ जी हाँ जी बेटा, नोट हो गया तो डन लिखो, फिर हम लोग आगे चलेंगे मुन्ना। यस नहीं देखा, बहुत बढ़िया, आज घर जाके देखना फिर। आज घर जाके देख लेना। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं देखा तो। किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है देखिए, किस तरह का क्वेश्चन आता है देखिए। कहता है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ अब्जॉर्प्शन फॉर द फॉलोइंग मेटल कॉम्प्लेक्सेस। तुम बता दो, एनर्जी ऑफ अब्जॉर्प्शन का ऑर्डर पूछा है तुमसे, क्या लगता है तुम्हारे बस का है क्या? अरे भाई, एनर्जी ऑफ अब्जॉर्प्शन तुम्हारे बस का है क्या? कहां पर ज्यादा एनर्जी अब्जॉर्ब होगी? अरे सर, वहां ज्यादा एनर्जी अब्जॉर्ब होगी जहां स्प्लिटिंग ज्यादा होगी। कोई बोल ही नहीं रहा यार। अरे सर, वहां होगा जहां स्प्लिटिंग ज्यादा होगी। बोलो ना, जहां स्प्लिटिंग ज्यादा होगी। और स्प्लिटिंग का कैसे पता लगेगा? सर, सब जगह पर जो निकल है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। सर, सब जगह पर जो निकल है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। और अगर निकल 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो स्प्लिटिंग का ऑर्डर कैसे पता लगेगा? स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड से पता लगेगा। और वो चीज मैं आपको बता चुका हूं, है ना। लिगेंड की स्प्लिटिंग का जो ऑर्डर, लिगेंड की जो स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा वही डेल्टा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जहां डेल्टा ज्यादा, वहां ज्यादा एनर्जी अब्सॉर्ब होगी, है ना। तो इसको आप लोग भैया जी कर लेना घर से, है ना, घर पे कर लेना इसको बेटा, है ना, इसको घर पे करना। ये क्वेश्चन यहां नहीं समझाए जाएंगे। एक क्वेश्चन ये कौन से साल में है? जी 2022 में है ना। 2021 का भी क्वेश्चन है एक मेरे पास। हाँ, 2021 का भी क्वेश्चन है मेरे पास, देखो। यस, 2021 का भी क्वेश्चन है। ये देखिए, इतने सारे क्वेश्चन आपके सामने हैं और हमसे पूछता है ओवरऑल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द डिसोसिएशन। हमसे डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछा है। सर देखिए, ये K1 K2 K3 K4 ये सारे कांस्टेंट आपके सामने दिए हुए हैं, फॉर्मेशन कांस्टेंट दिए हुए हैं। सर हमसे डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछा है। अरे मुन्ना, मतलब 1/K फॉर्मेशन पूछा है, ये तो पूछा आपसे। दिस इज योर डिसोसिएशन कांस्टेंट। और सर KF का जो वैल्यू होगा, फॉर्मेशन कांस्टेंट कितना आएगा? K1 इंटू K2 इंटू K3 इंटू K4 आएगा। बोलिए, दिस इज योर फॉर्मेशन कांस्टेंट। अरे कोई बोल ही नहीं रहा यार। अरे सर, ये फॉर्मेशन कांस्टेंट है, लास्ट क्लास में बताया था। ये अगर फॉर्मेशन कांस्टेंट है तो जो 1 फॉर्मेशन कांस्टेंट होगा दैट इज योर डिसोसिएशन कांस्टेंट। बताओ, ये कर लोगे कि नहीं कर लोगे? क्या लगता है? ये क्वेश्चन करना ऐसा है कि जो तुम नहीं कर पाओ, या फिर ऐसा है जो तुम्हें नहीं पढ़ाया हो? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये चीज हमने पढ़ी भी है और ये क्वेश्चन बड़े आराम से हम लोग कर सकते हैं। 1/KF की वैल्यू हमसे पूछी है सर, इसको हम लोग बढ़िया ढंग से घर पे करेंगे। आंसर में मेंशन कर दूंगा। आओ सर आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन 2020 में क्वेश्चन आया था। 2020 में क्वेश्चन आया आपसे, COF3H2O3 इसका क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी पूछा है, CFSE पूछा है। 2020 जेईई मेंस का क्वेश्चन है। 2020 जेईई मेंस का क्वेश्चन है। और इसमें बहुत शानदार एक चीज नोटिस कीजिए, ये होता था एक्सेप्शन। ये एक्सेप्शन हुआ करता था, तुम्हें अगर याद हो तो। लेकिन एक्सेप्शन में भी आप एक चीज नोटिस करो, ये नहीं चाहता कि आप लोग एक्सेप्शन याद करें, इसी वजह से इसने ये दे दिया कि इसमें जो डेल्टा है वो पेयरिंग एनर्जी से कम है, पेयरिंग एनर्जी बहुत ज्यादा है। अच्छा, अगर पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू ज्यादा है बेटा, इसका मतलब आपको क्या ट्रीट करना है? वीक लिगेंड की तरह बिहेव करवाना है या स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करवाना है? आप तो ये बताइए। हाँ, होमवर्क तो मैं दे दूंगा, ठीक है। अरे मैं होमवर्क तो दे दूंगा, लेकिन तुम तो मुझे बताओ, ये वाला जो केस है वीक फील्ड लिगेंड वाला है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वाला है? तुम तो ये बताओ, ये कौन से केस में करवाना है? डेल्टा का वैल्यू कम है, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, ऐसा कौन से में होता था? हाँ सर, ये वीक फील्ड लिगेंड में होता था। मैं थप्पड़ मार दूंगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो बोल रहा है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में तो डेल्टा ज्यादा होता था। सर ये वीक फील्ड लिगेंड में होता था। मतलब ये आपसे ये कहना चाहता है कि आपको इसमें सब 6 लिगेंड दे रखे ना, सबको वीक फील्ड लिगेंड मान के करना है। CO3+ आपके सामने है और उसका तुम्हें क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी पूछा है। बताओ, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? अरे नहीं, तुम बोलो भाई, तुम बोल रहे थे सर क्वेश्चन नहीं करवाते। ये देखो, ये इस तरह के क्वेश्चंस हैं। मैं तुमसे यही कह रहा था कि जो मैं तुम्हें क्लास में करवा रहा हूं ना, वो अपने आप में क्वेश्चन ही है। इस तरह का फैंसी थोड़ा बना बनू के दे दिया। बताओ क्या दिक्कत है? करोगे इसको?
क्या कहते हो? है भाई, अरे जहमत उठाओगे क्या इसको घर पे करने की? क्या कहती दुनिया? और देखो, मैं तो तुम्हारे सामने दिखा रहा हूं कि किस किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। फिर देखिए, अरेंज द फॉलोइंग कोबाल्ट कॉम्प्लेक्सेस इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ये सीएफएससी का इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है, 2021 में क्वेश्चन पूछा है। बताओ, नहीं होगा क्या तुमसे? अरे नहीं होगा क्या बेटा? सर सब जगह देखो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट, यहां कोबाल्ट +3 है, यहां +2 है, यहां +3 है और यहां +3 है। क्या लगता है आपको नहीं कर पाओगे क्या? क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी तुमसे पूछिए, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है साहब, हो जाएगा तो करना एक बार। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन देख लो, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन देख लो, कर लोगे तो बढ़िया बात है। हाँ, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन देख लो। फिर नेक्स्ट टॉपिक, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। हाँ, चलिए जनाब, क्या है जॉन टेलर डिस्टॉर्शन? बहुत सिंपल चीज है, बहुत आसान चीज है ना, मुश्किल मुश्किल कुछ भी नहीं है। मैं आपको एक छोटी सी ये जो सामने लिखा है, इसको लिखने से पहले एक पीछे आओ, थोड़ा सा पीछे आओ। सर कितना पीछे आए? मैंने कहा यार इतना पीछे आ जा। तुझे ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री पता है क्या? बोले हाँ सर। ऑक्टाहेड्रल सर मैंने कक्षा 11 में पढ़ लिया था सर, है ना सर। मैंने ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री ना सर मैंने कक्षा 11 में पढ़ लिया था सर, है ना। और सर मैंने ऐसे पढ़ा था कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री ऐसी होती है, लेट से आपका ये मेटल है, ये 2 लिगेंड है, ये 4 लिगेंड और रहे। सर मैंने ऐसे पढ़ा था, अगर कोई रेगुलर ऑक्टाहेड्रोन है, सर मैंने ऐसे पढ़ा था, अगर कोई रेगुलर ऑक्टाहेड्रोन है, अगर कोई रेगुलर ऑक्टाहेड्रोन है, रेगुलर ऑक्टाहेड्रोन का मतलब जिसमें कोई डिस्टॉर्शन नहीं है, अगर जिसमें कोई डिस्टॉर्शन नहीं है तो सर उसमें सेम बॉन्ड एंगल्स होते हैं। सारे के सारे जो बॉन्ड एंगल होते हैं ना सर, वो सारे के सारे सेम होते हैं ना। आपने देखा होगा ऑक्टाहेड्रोन में सारे के सारे जो बॉन्ड एंगल होते हैं वो कितने होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। और सर मैंने ये भी पढ़ा है कि सारी की सारी जो बॉन्ड लेंथ है वो सेम होती है। यस, सारी की सारी बॉन्ड लेंथ सेम होती है। अब आप में से बहुत सारे ज्ञानी महात्मा ऐसे होंगे, बहुत सारे ज्ञानी महात्मा ऐसे होंगे जो ये बोलेंगे सर इसमें देखो ये तो एक्सियल है, ये इक्वेटोरियल है, और एक्सियल तो लंबा होता था, इक्वेटोरियल छोटा होता था। है क्या तुम में से कोई ऐसा? है तुम में से कोई जो ये बोले? मैं खींच के थप्पड़ मार दूंगा अगर किसी ने ये बोला कि ये इसमें एक्सियल है और ये वाला इक्वेटोरियल है। एक्सियल इक्वेटोरियल ऑक्टाहेड्रल के केस में डिफाइन नहीं होती, वो पेंटागनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल सर उसमें डिफाइन होता है ना। यहां पर सारे के सारी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो सेम होती है रेगुलर ऑक्टाहेड्रोन के अंदर। अच्छा, एक मुझे और चीज बताओ, अगर ये सारी की सारी बॉन्ड लेंथ सेम है, सेम क्यों है बॉन्ड लेंथ? सर बॉन्ड लेंथ इसलिए सेम है क्योंकि जो लिगेंड है, 6 के 6 लिगेंड मेटल तक सेम डिस्टेंस तक पहुंच पाए। मतलब ये 6 के 6 लिगेंड जो हैं उनकी डिस्टेंस इन लिगेंड्स की जो मेटल के साथ डिस्टेंस है सबकी सेम है। मतलब मेटल और लिगेंड के बीच की जो डिस्टेंस है सबके लिए सेम है। लेकिन तुम बोलोगे सर ये तो बात हजम होने वाली नहीं है सर, है ना। सर ऐसा भी होता है, हमने ये पढ़ा था कि कुछ डायरेक्शन वाले जो लिगेंड होते हैं वो मेटल को ज्यादा रिपेल करते हैं, और कुछ डायरेक्शन वाले जो लिगेंड होते हैं वो मेटल के ऑर्बिटल को कम लिगेंड करते हैं, कम रिपेल करते हैं। तो अगर कोई लिगेंड ज्यादा रिपेल कर रहा है मेटल को, इसका मतलब वो वाला जो लिगेंड होगा वो मेटल से काफी दूर होगा, वो ज्यादा नजदीक नहीं पहुंच पाएगा। और एक लिगेंड ऐसा है तो मेटल के ऑर्बिटल से कम रिपेल कर रहा है तो वो ज्यादा नजदीक पहुंच पाएगा। तो सर मतलब ये सारी की सारी बॉन्ड लेंथ सेम होना सर, ये तो हजम नहीं हुआ सर, है ना। सारी की सारी जो बॉन्ड लेंथ है सर वो सेम होना मतलब हजम नहीं हुआ सर। मैंने कहा तेरी बात सही है, हो सकता है कुछ केसेस ऐसे हो सकते हैं जिसमें सारे के सारे बॉन्ड लेंथ सेम ना हो। अरे सर अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या आपका जो ऑक्टाहेड्रोन है उसमें डिस्टॉर्शन आ जाएगा क्या? अगर ये सारी की सारी बॉन्ड लेंथ सेम ना रहे तो आपका जो ऑक्टाहेड्रोन है उसमें डिस्टॉर्शन आ जाएगा सर, बिल्कुल आ जाएगा। कुछ बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएंगी और कुछ बॉन्ड लेंथ कम हो जाएंगे, बड़ी हो जाएंगी। सर कैसे? मैंने कहा देख ऐसा हो सकता है ना, लेट से ये तेरा मेटल था, एक बार के लिए सोच, है ना। और मैं इसको पूरा डिटेल में समझाऊंगा, आप चिंता मत करना, अभी जैसे मैं समझा रहा हूं उसको समझ लेना कि ये वाले जो 4 लिगेंड है, सोच ये लिगेंड जो है ये
कम रिपल्शन वाले लिगेंड है तो ये मेटल तक ज्यादा नजदीक पहुंच पाए। लेकिन ये जो जेड डायरेक्शन से आने वाले लिगेंड थे, ये जो जेड डायरेक्शन वाले लिगेंड थे सर, ये तो बहुत दूर है मेटल से, क्योंकि ये जो लिगेंड है सर ये ज्यादा रिपेल कर रहे थे मेटल के ऑर्बिटल को। रिपल्शन क्योंकि ज्यादा था, इस वजह से ये जो दो लिगेंड है ये मेटल तक ज्यादा नजदीक नहीं पहुंच पाए। तो इन लिगेंड की जो डिस्टेंस है वो ज्यादा हो गई, ये वाली बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो गई और ये वाली जो बॉन्ड लेंथ है सर कम हो गई। और अगर ऐसा हुआ तो सर हमारा जो ऑक्टाहेड्रॉन है उसमें डिस्टॉर्शन आ जाएगा। दैट पर्टिकुलर डिस्टॉर्शन इज नोन एज जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है क्या? सर कई बार ऐसे भी तो हो सकता है। मैंने कहा कैसे? सर ऐसा भी तो हो सकता है कि आपके ये वाले जो लिगेंड है, मान लीजिए ये वाले जो लिगेंड है ज्यादा नजदीक पहुंच गए मेटल के, और सर ये वाले जो लिगेंड थे ये अब की बाहर ज्यादा रिपल्शन फील कर रहे हैं तो ये मेटल तक ज्यादा नजदीक नहीं पहुंच पाए। मैंने कहा हाँ ये भी हो सकता है भाई, ये पॉसिबिलिटी भी तो है कि अब की बार ये वाले लिगेंड पे रिपल्शन ज्यादा लग रहा था तो ये दूर है और ये वाले रिपल्शन ज्यादा नजदीक पहुंच गए, ये वाले लिगेंड ज्यादा नजदीक पहुंच गए। तो सर यहां पर भी देखिए सारी बॉन्ड लेंथ सेम नहीं है, सारी बॉन्ड लेंथ सेम नहीं है। इसका मतलब सर ये भी एग्जांपल है किसका? आपके डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रॉन का। एंड दिस टाइप ऑफ डिस्टॉर्शन इज नोन एज जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। तो ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है, देखिए इस तरह अगर ये वाला केस हुआ, ऐसा लग रहा है आपको कि यहां से लिगेंड को पकड़ के किसी ने खींच दिया हो, जैसे ऐसा लग रहा ना, एलोंगेट कर दिया हो जैसे। दिस टाइप ऑफ डिस्टॉर्शन इज नोन एज टेट्रागोनल एलोंगेशन। इसको पता है क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है एलोंगेशन, है ना। आपने क्या किया? एलोंगेट कर दिया, खींच दिया। और सर ऐसा नहीं लग रहा है क्या यहां पर? सर यहां पर ऐसा नहीं लग रहा है क्या कि भाई साहब ये वाले जो लिगेंड है इनको पिचका दिया हो किसी ने, ऊपर से नीचे से मारा तो ये लिगेंड नजदीक आ गए और बीच में से फैल गया हो जैसे? कोई बोल ही नहीं रहा यार, कोई बोलो तो सही यार। सर ऐसा लग रहा है कि पिचका दिया हो सर, किसी ने कंप्रेस कर दिया हो सर ऊपर नीचे से। दिस इज नोन एज टेट्रागोनल कंप्रेशन। इसको पता है क्या बोला जाता है? टेट्रागोनल कंप्रेशन। टेट्रागोनल कंप्रेशन। एंड बोथ आर द टाइप्स ऑफ जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। ये दोनों ही किसकी टाइप है बेटा? जॉन टेलर डिस्टॉर्शन की, जो JTD, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। अब बात ये आती है कि सर ये हमें कैसे पता लगेगा, है ना। आप तो ये पूछोगे ना कि सर आपको कैसे पता लगेगा कि कहां पर जॉन टेलर डिस्टॉर्शन हो रहा है और कहां पर नहीं हो रहा? आपको कैसे पता लगेगा भाई? आप उसकी शक्ल थोड़ी ना देखोगे कॉम्प्लेक्स की, आपको कैसे पता लगेगा कि कहां पर डिस्टॉर्शन है और कहां पर नहीं? मैंने कहा मैं बताऊंगा कैसे पता लगेगा और कैसे नहीं लगेगा। थोड़ा सा वेट करना है, ये वाला नोट कीजिए, नोट हो जाए तो डन लिखिए, फिर मैं आपको आगे ले चलता हूं, है ना। एक बार के लिए नोट करो। यस, हाँ बेटा पढ़ाई करो रे यार। तुम यार क्या फालतू बकवास कर रहे हो, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा। यस, हो गया क्या? अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में ये भी आएगा, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन ये भी आएगा कि सर ये डिस्टॉर्शन हो क्यों रहा है, दिक्कत क्या है, क्यों हो रहा है डिस्टॉर्शन? मैंने कहा रुक, है ना, डिस्टॉर्शन का रीजन समझाऊंगा। उससे पहले तू एक बात बता मुझे, उससे पहले तू मुझे एक बात बता। मैं तेरे सामने ना कुछ वो लिख रहा हूं, कुछ फिलिंग लिख रहा हूं इलेक्ट्रॉन्स के ना। जैसे मान ले मैंने ये लिखा है T2G में 3 इलेक्ट्रॉन। तो मुझे एक बात बता, कहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग है वो सिमेट्रिकल है और कहां पर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग अनसिमेट्रिकल है? तू तो चल पहले ये बता, है ना। मैं क्या पूछ रहा हूं समझ में आ रही मेरी बात? तो मुझे ये बता कहां पर इलेक्ट्रॉन्स की जो फिलिंग है वो सिमेट्रिकल है और कहां पर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग अनसिमेट्रिकल है। तो पहले मुझे ये बता, है ना। ये T2G है, ये इजी है, फटाफट से बताइएगा कहां पर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग सिमेट्रिकल है और कहां पर अनसिमेट्रिकल है। कहां पर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग सिमेट्रिकल है और कहां पर अनसिमेट्रिकल है? कहां पर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग सिमेट्रिकल है और कहां पर अनसिमेट्रिकल है? ये मैंने तेरे सामने कुछ केसेस लिखे गए, है ना। मैंने तेरे सामने कुछ केसेस लिखे हैं, जल्दी से बता कहां पर सिमेट्रिकल है और कहां पर अनसिमेट्रिकल है। ये तो सर मुझे दिख रहा है, देखिए यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग सिमेट्रिकल है। जितने इलेक्ट्रॉन मैंने फिल कर रखे हैं T2G में, तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो मैं ऐसे लिखूंगा
सिमेट्रिकल फिलिंग किसकी? ऑफ T2G। सर यहां पर T2G की सिमेट्रिकल फिलिंग है। यहां पर देखिए सर T2G की तो सिमेट्रिकल है लेकिन EG की अनसिमेट्रिकल है। सर मैं इसको क्या बोलूंगा? दिस इज अनसिमेट्रिकल फिलिंग ऑफ EG, सॉरी अनसिमेट्रिकल फिलिंग ऑफ EG। ठीक है सर। सर यहां पर देखिए सर ये तो सिमेट्रिकल है सर, ये फिलिंग कैसी है सर? ये सिमेट्रिकल फिलिंग है सर। यस सर यहां देखिए सर ये T2G है, आप बोलोगे सर दिस इज अनसिमेट्रिकल फिलिंग। यस ये बताने की जरूरत नहीं है ना बेटा, दिस इज अनसिमेट्रिकल फिलिंग ऑफ T2G। और सर ये वाली कौन सी है? सर ये है अनसिमेट्रिकल फिलिंग ऑफ EG। अनसिमेट्रिकल फिलिंग ऑफ EG मतलब ये तो आप लोग चेक कर सकते हो ना कि कहां पर सिमेट्रिकल फिलिंग है और कहां पर अनसिमेट्रिकल है ना। जहां पर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो सिमेट्रिकल है और जहां सेम नंबर नहीं आ रहा सर वो अनसिमेट्रिकल। अब तो मुझे एक बात बताओ, अब तो मुझे एक बात बता, यहां पर आ तो ऐसे सोच, तेरे पास EG के दो ऑर्बिटल थे dx2y2 और dz2। इसमें से तेरा जो dz2 है वो खाली है और तेरा जो dx2y2 है उसमें इलेक्ट्रॉन है। समझना, मेटल के dx2y2 में इलेक्ट्रॉन है। अब तो ये खुद सोच, जो लिगेंड dx2y2 वाली साइड से x और y डायरेक्शन से मेटल की तरफ आ रहा है, क्या वो लिगेंड मेटल से ज्यादा रिपल्शन फील करेगा? हां सर बिल्कुल करेगा। और जो लिगेंड z एक्सिस से आ रहा है, क्या वो मेटल से कम रिपल्शन फील करेगा? बोले क्यों? अरे मैंने कहा मेटल के z ऑर्बिटल में dz2 ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है भाई, z2 ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो जो मेटल और लिगेंड के बीच जो रिपल्शन होगा वो कम होगा। और सर जो dx2y2 ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन है और लिगेंड भी इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है, तो सर यहां पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि सर जो x और y एक्सिस से इलेक्ट्रॉन जो लिगेंड आ रहे होंगे वो ज्यादा रिपल्शन फील करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा मेटल का जो इलेक्ट्रॉन है, हमारी मेटल के पास जो इलेक्ट्रॉन है वो भी x और y एक्सिस पे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी x और y एक्सिस पे, लिगेंड भी x और y एक्सिस से आ रहा है, तो सर वहां पर रिपल्शन ज्यादा होगा। अच्छा अगर वहां रिपल्शन ज्यादा, इसका मतलब उस साइड से आने वाले जो लिगेंड्स है वो मेटल से थोड़े दूर होंगे और जो z वाली साइड से आने वाले जो आपके लिगेंड्स होंगे वो मेटल के ज्यादा नजदीक पहुंच पाएंगे। तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये वाला केस कुछ इस तरीके का हो गया? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये वाला केस कुछ इस तरीके का हो गया? ये जो x और y डायरेक्शन से आने वाले लिगेंड है ये तो मेटल से दूर है क्योंकि रिपल्शन ज्यादा लग रहा था, और ये जो z डायरेक्शन से आने वाले लिगेंड है मेटल की तरफ नजदीक पहुंच गए। इसका मतलब सर अब सारी की सारी जो बॉन्ड लेंथ है वो सेम नहीं रही, और अगर सेम नहीं रही तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, और जॉन टेलर डिस्टॉर्शन में भी ये कौन सा है? टेट्रागोनल कंप्रेशन है। क्या तुम इस बात को समझे क्या? इसका मतलब सर ये जो लफड़ा हो रहा है ना, ये डिस्टॉर्शन जो हो रहा है, इसका रीजन क्या है? मैंने कहा बेटा इसका रीजन है अनसिमेट्रिकल फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। इसका रीजन क्या है? द रीजन इज अनसिमेट्रिकल फिलिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स। समझ रहा है तू बात को? मैं किस सीक्वेंस से पढ़ा रहा हूं, किस तरीके से पढ़ा रहा हूं, तो समझ रहा है क्या मेरी बात को? हर चीज धीरे धीरे उसका मैं तुझे आंसर दे रहा हूं, है ना। अगर तेरे में थोड़ी सी वो है ना कि मैं वेट कर पाऊं तो तुझे हर चीज का आंसर मिलेगा, लेकिन एक सिस्टमेटिक वे में। मेरे हिसाब से समझ में आ रही तुझे? यस सर, जो इलेक्ट्रॉन dx2y2 से आ रहा है उस जो लिगेंड dx2y2 से आ रहा है उस लिगेंड को ज्यादा रिपल्शन फील होगा। क्यों? क्योंकि उसके रास्ते में इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के बीच भी इलेक्ट्रॉन, लिगेंड के पास भी इलेक्ट्रॉन रिपल्शन है। और जो लिगेंड z डायरेक्शन से आ रहा है उसको कम रिपल्शन फील होगा क्योंकि उसके रास्ते में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो सीधा मेटल के पास जाएगा और मेटल से हाथ मिलाएगा, बोले ये पकड़ इलेक्ट्रॉन। वहां दूरियां कम है, एक्स वालों में दूरियां ज्यादा है, बॉन्ड एंगल डिफरेंट हो, बॉन्ड लेंथ डिफरेंट होगी, डिस्टॉर्शन आ गया। बहुत बढ़िया। तो अगर तुमने ये समझ लिया तो मुझे एक बात बताओ, ये जो इफेक्ट है बेटा, इसको लिखना नहीं है, सुनो अभी इसको समझना है ना। ये हर चीज लिखवाने की थोड़ी होती है, समझने की होती है। हां, अब तुम मुझे एक बात बताओ, ये जो अनसिमेट्रिकल फिलिंग है, EG ऑर्बिटल्स की अनसिमेट्रिकल फिलिंग है तो डिस्टॉर्शन ज्यादा होगा, या फिर जो T2G ऑर्बिटल्स हैं उनकी अनसिमेट्रिकल फिलिंग है तो डिस्टॉर्शन ज्यादा होगा? जैसे यहां पर T2G ऑर्बिटल्स अनसिमेट्रिकली फिल्ड है, तो यहां पर आपको क्या लगता है, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन ज्यादा होगा या फिर EG ऑर्बिटल्स की अनसिमेट्रिकल फिलिंग में जॉन टेलर डिस्टॉर्शन ज्यादा होगा? क्या लगता है आपको? क्या लगता है? हाँ लिख लिया तो वो तुम्हारी अच्छी बात है, वो तुमने लिख दिया वो बहुत अच्छी बात है। तुम तो मुझे एक बात बताओ,
ये वाली चीज बताओ तुम तो जल्दी से। किसमें ज्यादा इफेक्टिव होगा, बस बताओ। तुम तो भाई पढ़े पढ़ाए बैठे हो, सब तुम्हें पता है, बस खत्म हो गया मामला। सर अगर इजी ऑर्बिटल्स की अनसिमेट्रिकल फीलिंग है ना, तो सर डिस्टॉर्शन ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि जो आपका लिगेंड होता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर, वो कहां से आता है सर? वो लिगेंड आता है एक्सिस के अलोंग। और अगर हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सिस के अलोंग है तो उस केस में रिपल्शन ज्यादा फील होता है। इसका मतलब जॉन टेलर डिस्टॉर्शन इज मोर इफेक्टिव व्हेन द अनसिमेट्रिकल फीलिंग ऑफ इजी ऑर्बिटल्स इज देयर। T2G ऑर्बिटल्स की अनसिमेट्रिकल फीलिंग है तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा, लेकिन वो बहुत कम इफेक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि जो T2G ऑर्बिटल्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द एक्सिस नहीं होती, एक्सिस के बीच में होती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। हमारा जो लिगेंड है वो आ रहा होता है अलोंग द एक्सिस, तो वहां पर जो इफेक्ट होगा रिपल्शन का वो कम होगा, डिस्टॉर्शन कम होगा। बताइए, क्लियर हो गया? तो ये सब कुछ समझाने के बाद मुझे एक्चुअली जो लिखवाना था सिर्फ वो ये था कि अगर अनसिमेट्रिकल फीलिंग है किसकी? ऑफ इजी ऑर्बिटल्स, तो उस केस में स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। और अगर अनसिमेट्रिकल फीलिंग है किसकी? ऑफ T2G ऑर्बिटल्स, तो वीक JTD। चलिए ये चीज ध्यान में रखिए और खुश रहिए। यही हो गया तुम्हारा जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, खत्म, निपट गया सर। आ जाओ, जो चीज मैंने बोली है वही लिखिए। देखिए क्या कहता है, इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस when the T2G or EG orbitals are unsymmetrically filled, they will repel some ligands in the complex more than the other. Thus the octahedral structure is distorted. This is known as John Taylor distortion. जो मैंने बोला, जो चीज समझाया वही लिखा है। ये चीज लिखनी है जो तुम्हारे सामने लिखा हुआ है ना, ये वाली चीज, ये चीज तुम्हें लिखनी है, ये चीज तुम्हें लिखनी है। और बेटा ये समझ में उसी बच्चे को आएगा, देखो मैं सीधी सी बात बताऊं, ये समझ में उसी बच्चे को आएगा जो हर क्लास में रेगुलर है, जो रिलेट कर पा रहा है कि हाँ लिगेंड इस डायरेक्शन से आता था, इसमें ऐसा रिपल्शन लगता था। जिसने बीच में क्लासेस मिस कर रखी हैं उसको नहीं समझ में आएगा। और मैं देख रहा था कि तुम्हारा जो बैच है उसकी पिछले वीक की जो अटेंडेंस है वो बहुत ही गंदी आई है, बहुत ही गंदी। जो अटेंडेंस होती है ना, कितने बच्चों ने क्लास अटेंड करी है, बहुत ही खराब थी, मैं बता रहा हूं, पिछले वीक की। तो यार मुझे नहीं समझ में आ रहा कि अगर तुम क्लास में रेगुलर नहीं हो तो ये चीजें तुम्हें कैसे समझ में आएगी, है ना? ये ना समझ में नहीं आएगा बेटा, क्योंकि अगर बीच में से कुछ भी चीज आपने मिस करी है तो फिर आप रिलेट नहीं कर पाओगे, और रिलेट नहीं कर पाओगे तो चीजें आपको समझ में नहीं आएगी, सीधी सी बात। ठीक है, वो एग्जाम्स होंगे, मैं समझ सकता हूं आपकी बात, लेकिन अगर एग्जाम है तो फिर कैसे, मतलब एग्जाम के लिए इसको छोड़ रहे हो तो फिर कैसे उसको कोप अप कैसे कर रहे हो, मुझे नहीं समझ में आ रहा। तो अब आइए, चलो मतलब जो भी है ठीक है, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग अब बात करते हैं कुछ। मैं आपके सामने वही वाले जो मैं हर बार करता हूं, इधर वीक फील्ड लिगेंड लिखूंगा और इधर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लिखूंगा, और मैं तुमसे पूछूंगा कि बताइए कहां पर जॉन टेलर डिस्टॉर्शन ज्यादा है और कहां पर कम है ना? तो आ जाइए, सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, अगर D1 कॉन्फ़िगरेशन है, जल्दी बताओ, फिर उसके बाद मैं यहां लिखूंगा D2 और फिर मैं यहां लिखूंगा D3। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आती किसी को, बोले क्योंकि यहां पर कोई फर्क ही नहीं है। सर देखो ये है EG और ये वाला है T2G। बताओ, एक इलेक्ट्रॉन है, और अगर एक इलेक्ट्रॉन मतलब अनसिमेट्रिकल फीलिंग है किसकी? T2G की। और अगर अनसिमेट्रिकल फीलिंग T2G है किसका? मतलब सर यहां पर क्या होगा? वीक JTD होगा। बताओ ना। अरे तो सर यही तो सेम यहां है सर, यहां तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इस केस में भी तो ऐसा ही होगा सर, यहां पर भी क्या होगा? वीक JTD लगेगा सर। ये फटाफट तुम मुझे बताओ कहां पर वीक लगेगा और कहां पर स्ट्रॉन्ग लगेगा, जल्दी बताओ। अगर मान लो D2 है, अगर मान लीजिए D2 कॉन्फ़िगरेशन है बेटा, जल्दी बता, अगर तेरा D2 कॉन्फ़िगरेशन है तब भी कोई फर्क पड़ेगा क्या? अरे सर देखो, अगर D2 है, आज भी अनसिमेट्रिकल फीलिंग है T2G की, और अगर अनसिमेट्रिकल फीलिंग है तो सर यहां पर भी क्या होगा? वीक JTD लगेगा सर। और T2 में यहां पर भी कोई फर्क नहीं पड़ना, ये पर भी, ये भी तो सेम रहेगा सर, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां पर भी जाएगा सर, यहां पर भी कैसा होगा? वीक JTD लगेगा सर। बताइए सर, तीसरे वाले में आ जाइए।
अरे सर देखो D3 कॉन्फ़िगरेशन मतलब इजी, यहां पर भी T2G। अरे सर देखो एक एक एक, बताओ जरा क्या होगा, जल्दी बोलो भाई क्या होगा, जल्दी बताओ भाई। D3 में क्यों होगा? अरे सर D3 में तो नो जेटीडी होगा यार। सर यहां तो सिमेट्रिकली फील्ड है ना सर T2G ऑर्बिटल, सर कैसी बात कर रहे हो सर। और D3 में ऐसे भी, यहां पर भी यही होगा, यहां पर भी नो जेटीडी लगेगा सर। कैसी बात कर रहे हो भाई, यहां क्यों होगा, वीक क्यों होगा भाई, थप्पड़ मारूंगा मैं। वीक क्यों होगा, ये तो सिमेट्रिकल फीलिंग है, और सिमेट्रिकल फीलिंग में कहां से होने लग गया जेटीडी, बताओ। हाँ सर यहां नहीं होगा, यहां नहीं होगा बेटा, यहां नहीं होगा, है ना, नो जेटीडी लगेगा। बस बहुत बढ़िया। तो अब ऐसे करते करते आपको पहुंचना है कहां तक, ऐसे करते करते सर हमें D10 तक पहुंचना है। जल्दी बताइए, आप सबसे पहले D4 लिखिए, फिर उसके बाद D5 लिखिए, फटाफट से बेटा। ये आपको, आप ही को बनाना है सारा सब कुछ, जल्दी बना लो, फटाफट बना लो फटाफट। यहां पर मैं वीक फील्ड लिगेंड लिख रहा हूं, और यहां पर मैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लिख रहा हूं। फटाफट बनाओ, जल्दी से जल्दी से, जल्दी बना लो। अब ये बना लोगे ना यार फटाफट से, बेटा हो जाएगा क्या? हाँ जल्दी बनाओ, बातें कम काम ज्यादा, है ना, बातें कम काम ज्यादा। हो गया होगा मेरे हिसाब से तो। यस, अब सारे होमवर्क नहीं दे सकते ना यार, तुम लोग बोलोगे वरना अरे मास्टर तो साला सब कुछ होमवर्क दे देता है ना। ये देखो ये है बेटा इजी, और ये है T2G। सर यहां देखिए 1 2 3 और 4, सर अब की बार अनसिमेट्रिकल फिलिंग ऑफ इजी ऑर्बिटल है, इसका मतलब सर ये स्ट्रॉन्ग JTD लगाएगा। अगर मान लो D5 कॉन्फ़िगरेशन हुआ, सोचो ये है इजी और ये है T2G, क्योंकि वीक लिगेंड है, वीक लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगी। 1 2 3 4 5, सर यहां पर बिल्कुल सिमेट्रिकल फिलिंग है, नो JTD। यहां आइए D6 में, D6 में देखिए सर ये है इजी, और ये है सर T2G। सर देखिए 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 और 6। अरे सर ये देखो अनसिमेट्रिकल फिलिंग ऑफ T2G है, इसका मतलब सर वीक JTD। बताइए, बोलना पड़ेगा बेटा। और यहां आइए सर, अगर वीक फील्ड लिगेंड है, सॉरी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो सर ये है इजी और ये है T2G। बताओ सर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, 1 2 3, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो चौथा यहीं आएगा। अगर चौथा यहां आ गया तो अनसिमेट्रिकल फिलिंग ऑफ T2G है, इसका मतलब सर ये वीक JTD है। सर अब मेरी बात समझ रहे हो शायद, यस अब आप मेरी बात समझ रहे हो शायद। बेटा कोई हो तो दिक्कत बता दो इसमें। 1 2 3 और 5 है तो 4 और 5, सर यहां पर भी क्या होगा, वीक JTD होगा। यस, और अगर D6 है, दिस इज इजी, दिस इज T2G। 6 है तो 1 2 3 4 5 और 6, सिमेट्रिकल फिलिंग है सर, नो JTD। क्या लगता है? यस बोलिए। सर यहां तो है ही नहीं सर, कोई JTD नहीं लगेगा सर, यहां कोई JTD नहीं लगेगा सर। बताइए, तो ऐसा बस आप चेक कर सकते हो ना यार, क्या आप ऐसे चेक नहीं कर सकते कि D7 में क्या होने वाला है? D7 में अगर वीक होगा तो देखो, D7 में वीक होगा तो 7वां यहां आएगा, उस केस में भी वीक JTD होगा। अगर D8 होगा तो 8वां यहां आएगा, सर उस केस में सिमेट्रिकल है सर, वहां नो JTD होगा। D9 में एक इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा, सर वो अनसिमेट्रिकल EG का हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग JTD हो जाएगा, और D10 में नो JTD हो जाएगा। क्या दिक्कत है सर? क्या आप लोग नहीं कर सकते क्या? बोलिए, अरे बोलना पड़ेगा यार बेटा। क्या आप लोग ये कर पाओगे क्या? अगर मैं तुम्हें होमवर्क में दे दूं, अगर मैं आपको होमवर्क में दे दूं D7 D8 D9 और D10 में तो कुछ करना ही नहीं, यहां तो नो JTD लगेगा, है ना, ये तो दिख ही रहा है सर। यहां T2G EG सब भर जाएगा, कोई JTD नहीं लगेगा। ये 3 में करना है तुम्हें, क्या तुम नहीं कर पाओगे क्या? अगर मैं तुम्हें ये होमवर्क दे दूं, ये तो मैंने तुम्हें हर बार बनवाया यार, ये 3 4 बार बनवा चुका हूं मैं तुमसे, क्या कर लोगे क्या ये चीज? पक्का पक्का? तो D7 में क्या दिक्कत होगी, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है आपका, 3 दूनी 6 और एक साथ इजी ऑर्बिटल्स की अनसिमेट्रिकल फिलिंग, स्ट्रॉन्ग JTD आएगा, क्या दिक्कत है? ट्रांसफरेंस तो उसके बाद होता है ना, इफेक्ट तो ट्रांसफरेंस से पहले वाला देखना होता है। कोई एक्सेप्शन नहीं है बेटा, जो है वो आपको लिखना है। आ जाइए, इसी के साथ JTD होता है खत्म, और हम लोग अब बात करने वाले हैं, नाम है लिमिटेशंस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अरे सर मतलब CFT भी कोई लिमिटेशन है क्या? मैंने कहा हाँ बिल्कुल है।
CFT की भी लिमिटेशंस है। अच्छा बेटा ट्रांसफरेंस होने से पहले में देखना होता है। सर देखिए सर, पहली चीज ये है, हमने ये लिखा था कि CFT के अंदर मेटल को एक पॉजिटिव चार्ज की तरह कंसीडर किया गया और लिगेंड को नेगेटिव चार्ज की तरह कंसीडर किया गया, और ऐसा बोला गया है कि मेटल और लिगेंड के बीच जो इंटरेक्शन होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होता है। मतलब मेटल और लिगेंड के बीच जो बॉन्ड है उसको एक आयोनिक बॉन्ड की तरह माना गया है। लिगेंड और मेटल के बीच जो बॉन्ड है उसकी कोवेलेंट कैरेक्टर के बारे में कहीं पर भी पूरे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में बात नहीं की गई है। तो क्या ये एक्सेप्शन नहीं है? क्या ये एक्सेप्शन नहीं है क्या? सर बिल्कुल एक्सेप्शन है। इट डज नॉट एक्सप्लेन द कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन लिगेंड एंड मेटल। लिगेंड और मेटल के बीच इस बॉन्ड का जो कोवेलेंट कैरेक्टर है इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन इस पूरे में नहीं थी। हमने सिर्फ और सिर्फ ये पढ़ा है इन दोनों के बीच जो इंटरेक्शन है वो आयनिक टाइप का है। तो ये इसकी एक लिमिटेशन है। फिर उसके बाद एक चीज और नोटिस कीजिए, ये वाली लिमिटेशन देखिए। हम लोगों ने ये लिखा था, अब एक चीज सोचिए, अगर मान लो आपका जो लिगेंड है वो एनायनिक लिगेंड है ना। आप सोचो अगर आपका जो लिगेंड है वो एनायनिक लिगेंड है, अगर एनायनिक लिगेंड है इसका मतलब उसके पास नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी ज्यादा है। जब उसके पास नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी ज्यादा है तो लॉजिक क्या कहता है, जब ये लिगेंड मेटल के नजदीक जाएगा तो क्योंकि इस लिगेंड के पास नेगेटिव चार्ज ज्यादा है तो ये मेटल के फील्ड ऑर्बिटल को रिपेल ज्यादा करना चाहिए। और अगर ये मेटल के फील्ड ऑर्बिटल को रिपेल ज्यादा करेगा, अगर रिपल्शन ज्यादा लगेगा, और हमने यही पढ़ा था कि जहां पर रिपल्शन ज्यादा लगता है वहां स्प्लिटिंग ज्यादा होती है, और अगर स्प्लिटिंग ज्यादा है इसका मतलब ये किसकी तरह बिहेव करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। सर होना यह चाहिए था कि जितने भी एनायनिक लिगेंड्स हैं, क्योंकि वो ज्यादा रिपल्शन क्रिएट कर रहे हैं विद मेटल के ऑर्बिटल्स, दैट्स व्हाई सारे के सारे जो एनायनिक लिगेंड्स हैं वो कैसे होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होने चाहिए थे। लेकिन आप एक चीज सोचो, आपका जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसमें जो एनायनिक लिगेंड्स हैं, मैक्सिमम एनायनिक लिगेंड्स वीक लिगेंड की कैटेगरी में थे। लेकिन जो लॉजिक कहता है, लॉजिक के हिसाब से जो एनायनिक लिगेंड्स है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने चाहिए। लेकिन हमारी जो कैटेगरी है, हमने जो क्लासिफिकेशन किया है, हमारे पास जो टेबल है, जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है जो कि CFT के अकॉर्डिंग बनाई गई है, उसमें हम लोगों ने नोटिस किया कि एनायनिक लिगेंड जो है वो वीक लिगेंड की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो सर लेकिन एनायनिक लिगेंड तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करनी चाहिए। ये क्यों हो रहा है इसका एक्सप्लेनेशन भी हमारे CFT के पास नहीं था, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के पास नहीं था। तो सर अगर ये थ्योरी भी लिमिटेशन है तो इसके बाद क्या होगा? मैंने कहा बेटा इसके बाद आता है लिगेंड फील्ड थ्योरी, लेकिन वो जो लिगेंड फील्ड थ्योरी है वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। यस, लिगेंड फील्ड थ्योरी हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो हमें बस कहानी यहीं तक पढ़ के रुक जाना होता है और आपको डन लिख के मुझे बताना होता है कि सर ये लिख लिया है, अब आप आगे चल लो। यस, जल्दी बताओ। ठीक है मामला। अब भाई जो है सो है ना। तुम्हें लग रहा होगा साला 2-3-4 दिन से लगातार CFT पढ़े जा रहे हैं और आज पता लगा है CFT में भी लफड़ा है। अरे तो सर पढ़ क्यों रहे थे, क्यों पढ़ रहे थे सर? अरे बेटा अगर मैं लिगेंड फील्ड थ्योरी पढ़ा दूंगा ना तो उसकी कुछ और लिमिटेशन आ जाएगी, है ना। हाँ, उसकी कुछ और लिमिटेशन आ जाएगी, फिर मर जाओगे। तो इस वजह से पढ़ने का कोई फायदा नहीं है सर, कहने का मतलब ये है। चलो सर नहीं है तो फिर क्यों ही पढ़े। बहुत ही बढ़िया सर, है ना। हाँ। और अगर ये सब कुछ हो चुका है तो सर अब हमें पढ़ना है नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है सिनर्जिक बॉन्डिंग। अरे बेटा ये नाम देखा देखा लग रहा है क्या? हाँ जी बेटा जी, अरे ये नाम देखा देखा लग रहा है क्या बेटा? देखा देखा लग रहा है सिनर्जिक बॉन्डिंग, है ना। क्या ये देखा देखा लग रहा है सिनर्जिक बॉन्डिंग? हाँ सर देखा देखा लग रहा है। सर ना आपने एक चीज बताई थी हमें थोड़ी देर पहले, है ना सर, आपने थोड़े दिनों पहले हमें एक चीज बताई थी कि सर मान लो आपका जो मेटल है ना सर, आपने एक चीज बताई थी हमें थोड़े दिनों पहले। यहां पर हमारा एक लिगेंड था सर, लिगेंड जो है अपना एक ऑर्बिटल लेके आ रहा है सर, है ना सर। मेटल के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है और जो लिगेंड है सर, लिगेंड अपना एक फील्ड ऑर्बिटल लेके आ रहा है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। यस, ये लिगेंड का ऑर्बिटल है सर। होता क्या था, ये लिगेंड का फील्ड ऑर्बिटल इस मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करता था और सर उस ओवरलैपिंग से क्या बन जाता था सर, सिग्मा बॉन्ड बन जाता था। ये चीज हम लोगों ने पढ़ी थी, याद है तुम्हें? क्लासिकल नॉन क्लासिकल, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था ना। अरे याद आ रहा है कुछ? हाँ सर, मतलब याद आ रहा है सर। और एट द सेम टाइम सर जो मेटल है उसके पास एक फील्ड ऑर्बिटल भी हुआ करता था।
एट द सेम टाइम सर ये जो मेटल है इसके पास एक फील्ड ऑर्बिटल भी हुआ करता था, और सर ये जो लिगेंड है, लिगेंड के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल हुआ करता था। याद कीजिए, लिगेंड के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल हुआ करता था। याद कीजिए, लिगेंड के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल हुआ करता था। ये वैकेंट ऑर्बिटल पाई स्टार भी हो सकता है, ये वैकेंट ऑर्बिटल पी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, सिग्मा स्टार भी हो सकता था। सिग्मा स्टार हम लोग H2 के बारे में बात करते थे। तो सर होता क्या था नॉन क्लासिकल लिगेंड में कि ये जो मेटल है इसका फील्ड लिगेंड, फील्ड ऑर्बिटल इसके वैकेंट ऑर्बिटल में अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे देता, मतलब ये दोनों ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर जाते थे, और इसकी वजह से सर एक एडिशनल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता था जो एक पाई बॉन्ड जैसा दिखता था हमें। जो कैसा दिखता था? एक पाई बॉन्ड की तरह दिखता था। इस तरह की जो बॉन्डिंग है कि एक हाथ लेना दूसरे हाथ देना, दैट इज कॉल्ड एज सिनर्जिक बॉन्डिंग। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिनर्जिक बॉन्डिंग कहते हैं। और ये जो सिनर्जिक बॉन्डिंग है सर ये नॉन क्लासिकल लिगेंड्स में ही एप्लीकेबल हो सकती है ना। नॉन क्लासिकल लिगेंड्स में ही ऐसा हो सकता था, और नॉन क्लासिकल लिगेंड्स के हमने खूब सारे एग्जांपल्स पढ़ रखे थे। सीओ जो है नॉन क्लासिकल लिगेंड, वो हमें पढ़ना है, सीओ हमें पढ़ना है। बाकी भी मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स इनके लिखवा रखे थे, लेकिन हमें कौन सा पढ़ना है सर? हमारे सिलेबस का पार्ट कौन सा है? सीओ है। हमें जो बॉन्डिंग पढ़नी है वो सीओ में पढ़नी है। ये जो ऐसे लिगेंड्स हुआ करते थे, ऐसे लिगेंड्स को हम लोग पाई एसिड लिगेंड्स बोला करते थे। याद आ रहा है तुम्हें कुछ? यस, हम लोग ऐसे लिगेंड्स को क्या बोला करते थे? पाई एसिड लिगेंड्स बोला करते थे। इस टाइप की बॉन्डिंग को सिनर्जिक बॉन्डिंग कहते थे, एंड द लिगेंड्स आर कॉल्ड पाई एसिड लिगेंड्स। डेफिनेशन आपके सामने लिखी है। इफ ए लिगेंड डोनेट्स इलेक्ट्रॉन पेयर टू सेंट्रल मेटल, देखिए लिगेंड ने सेंट्रल मेटल को डोनेट किया एंड एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम डी ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल, देन दिस इज कॉल्ड एज सिनर्जिक बॉन्डिंग एंड द लिगेंड्स आर कॉल्ड एज पाई एसिड लिगेंड्स। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहां पर एक तरीके से अगर मैं देखूं ना तो सर एक एडिशनल बॉन्ड का, एडिशनल पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है सर। यहां दो बॉन्ड है, एक है सिग्मा और दूसरा है पाई। सिग्मा बॉन्ड कैसे बना सर? सिग्मा बॉन्ड बना है लिगेंड के फील्ड ऑर्बिटल ने मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप किया। देखिए ये लिखा हुआ है मेटल कार्बन। यस देखो लो, यहां पर कार्बन ही ले रखा है, कार्बोनाइल ले रखा है, तो लिगेंड मान लेते हैं ना। मेटल कार्बन मतलब यहां मान लो सीओ है ना, यहां क्या है? सीओ है, तो कार्बन। मेटल कार्बन जो सिंगल बॉन्ड बना है बेटा, सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द डोनेशन। ये तो वो आ गया क्या? मेटल कार्बोनाइल आ गया क्या? चलो ठीक है, मतलब ये जो भी हो, मेटल कार्बोनाइल हो ना हो, आपको ये चीज मेरे हिसाब से समझ में आई है। अगर मैं यहां कार्बन ले लूं तो वो वाला एग्जांपल भी देख लेते हैं, ऐसी क्या बात है ना। अगर ये मेटल, क्योंकि ये तो एक जनरल क्लासिफिकेशन था कि सिनर्जिक बॉन्डिंग ये होती है। अगर आप लोग मेटल कार्बोनाइल की बात कर रहे हो तो वो भी देख लेते हैं सर। मेटल कार्बोनाइल आप लोग समझ रहे हो बेटा? मेटल कार्बोनाइल का मतलब ये हो गया कि सर एक होगा मेटल और उससे कौन जुड़ा होगा? सीओ जुड़ा होगा। सीओ को तो बोलते हैं हम लोग कार्बोनाइल, और दूसरा हो गया FeCO5। जैसे मान लो NiCO4 हो गया, FeCO5 हो गया। सर यही तो हुआ करते थे मेटल कार्बोनाइल्स। अरे बोलो ना, इन्हीं को तो मैं बोलूंगा। कार्बोनाइल का मतलब हो गया लिगेंड कौन सा है बेटा? सीओ है। सर लेकिन ना एक बात बताऊं सर, मैंने कहा क्या कह रहा सर? टाइम हो गया सर, है ना सर, टाइम हो गया है। तो आप चाहो तो ना सर ये वाली जो बॉन्डिंग है ना, ये अगली क्लास में पढ़ा सकते हो सर। मैंने कहा ठीक है भाई, अगर तू कह रहा है तो अगली क्लास में पढ़ा देते हैं, क्योंकि टाइम तो हो ही चुका है। तो ऐसे मान लीजिए कि मैंने आपको बस बताया है, मैंने आपको बस ये बताया है कि सिनर्जिक बॉन्डिंग क्या होती है, सिनर्जिक बॉन्डिंग मेटल कार्बोनाइल्स में कैसे होती है। बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइल इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, है ना, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे कल वाली क्लास में, कार्बोनाइल्स। और फिर उसके बाद में आपको लास्ट टॉपिक जो इस चैप्टर का है, इसका नाम है आइसोमेरिज्म। मैं आपको आइसोमेरिज्म पे ले चलूंगा, है ना, मैं आपको आइसोमेरिज्म पे ले चलूंगा। यस, आपकी क्लास कितनी बजे से अगली वाली? 6 बजे से है कि 6:15 से है, ये बताओ तुम तो। हाँ, ये बताओ क्लास कितने बजे से? 6 o'clock की 6:15? कितने बजे है क्लास? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। 6 और 6:15, जल्दी जल्दी। 6 है क्या? फिर नहीं पढ़ाएंगे भाई, फिर नहीं पढ़ाएंगे यार। इतनी तुम्हारे ऊपर मैं वो नहीं करूंगा। मतलब सर आप क्या कर सकते हो मैं आपको बताऊं? आज आप लोग डीपीपी करोगे सबसे पहले तो ना, डीपीपी आपको दी जाएगी, बढ़िया ढंग से सॉल्व करना, रिवीजन करना, दूसरा सबसे बड़ा काम आपका ये है। और मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आज होमवर्क में दिए बेटा, एडवांस के, मेंस के, है ना। जो क्लास में होमवर्क दिया है ना, उसको एक बार आप बढ़िया से करना, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर आप लोग पीडब्ल्यू का मॉड्यूल भी सॉल्व कर रहे हो, पीडब्ल्यू का मॉड्यूल अगर आप लोग सॉल्व कर रहे हो, तो सीएफटी के क्वेश्चंस कर लेना सारे के सारे। बस इतने कर लो, तुम्हारे लिए काफी है।
कल वाली जो क्लास होगी उसमें मेटल कार्बोनाइल में बॉन्डिंग को हम लोग खत्म करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग आइसोमेरिज्म स्टार्ट कर देंगे। आइसोमेरिज्म इस चैप्टर का सबसे बड़ा टॉपिक है ऐसे मानिए, है ना। तो मुझे लग रहा है कि ये 3 एक लेक्चर में खत्म हो जाएगा मामला, है ना। ये जो चैप्टर है आपका लगभग 3 एक लेक्चर में निपट जाएगा, है ना। आइसोमेरिज्म भी मैं बहुत आराम से पढ़ाता हूँ, बहुत इजीली पढ़ेंगे हम लोग। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है ना, उसमें आइसोमेरिज्म में भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी है, उसमें आपकी स्क्वायर प्लेनर में आइसोमेरिज्म भी है ना। तो थोड़ी सी आइसोमेरिज्म भी एक बड़ा पोर्शन है, तो हम लोग देखेंगे उसको ना आराम से और धीरे धीरे करेंगे। हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, यस, क्योंकि हमारे पास जो लेक्चर्स हैं, इनफ नंबर ऑफ लेक्चर्स हैं, उससे पहले ही मैं करवा दूंगा ये वाला चैप्टर, है ना। तो बड़े आराम से हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आप तो बस जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ लिए, रिवाइज कीजिए। और मैं तो ये चाहता हूं आप लोग मेंस एडवांस सारे क्वेश्चंस करें यार। और मैं तो कहता हूं तुम सबसे पहले एडवांस किया करो, साला मेंस किया ही मत करो, भले एडवांस करो सबसे पहले। और चेक करो कि क्या वो जो एडवांस का क्वेश्चन है तुम्हारी कॉपी में लिखा हुआ है क्या वहां से जो क्वेश्चन है, जो कॉन्सेप्ट आया वो मेरी कॉपी में बताया हुआ है क्या, चेक करो। और अगर वो चेक हो रहा है, तुम्हें लग रहा है कि ये कॉन्सेप्ट मेरी कॉपी में है, यहां से मैं क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हूं, इसका मतलब सब सही चल रहा है, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, चलो बस आज के लिए इतना ही करेंगे। अगले सेशन में कल आपसे वापस मुलाकात होगी। सारे लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और पढ़ाई जरूर करते रहें, क्योंकि बेटा काम पढ़ने से चलेगा, सिर्फ मुस्कुराने से नहीं। नेक्स्ट क्लास तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।